अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, और रखिएगा ज़रा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हेलो। नहीं आ रही। जी, आपको हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी नाउ? यस सर। एक सेकंड, यूएसबी आ गया इधर। हेलो। जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ है। अच्छा, तो ये इधर से मैंने गलत की एडजस्टमेंट कर ली थी। हेलो सर फिर चली गई है। जी जी। हेलो 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 हेलो, हाथ धो गए। हेलो। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आवाज़ ठीक आ रही? जी, कभी सही आती है, कभी खराब हो रही है। हाँ, अब ठीक रहेगी। वो ज़रा थोड़ा सा वो मैंने उल्टे लगा दिए थे, वो माइक वाला जो है ईयरफोन वाली जगह पे लगा दिया था। अच्छा, चलें। जी जी। तो चलो ठीक है, आप सही आ रही। कल हम जो है ये क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियसली कि जो है लॉरा विंगफील्ड जो है आया कि वो उसकी जो हैंडी कैप्ड सिचुएशन है, उसका जो पाँव खराब सर है। ये हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट। हमें क्वेश्चन नंबर हाँ, 5 ये करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। जी, अम्बांडा वाला है अब। हाँ जी। तो इसमें हम जो हैं फेक वर्ल्ड शी क्रिएटेड फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए एक मस्नूई दुनिया जो है उसने क्रिएट कर ली हुई थी। सर हेलो, ये भी हो गया है। ये हो गया, ये सर सारा। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। जी अमांडा विंगफील्ड, ये जो उनकी मदर है, इन द ग्लास विनेगरी इज वेरी वेल मीनिंग येट शी फेल्स, व्हाई? अच्छा, वो जो हैं अमांगा ये जो अमांडा विंगफील्ड जो थी वो यानी वाइज भी थी। शी वाज डूइंग यहाँ पे सक्सेस, शी वाज इन अ वे हर मैनरली शी वाज वेरी सक्सेसफुल, बट वो फिर भी नाकाम जी हुई। तो वेरी वेल मीनिंग, इस चीज़ की ये डायरेक्ट जो है बात नहीं की गई, इसमें से कुछ और जो है। एनीवे, अमांडा विंगफील्ड लिव्स इन अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में रहती है दैट फ्लक्चुएट्स, जो कि कभी जलती है कभी बुझती है, बिटवीन इल्यूजन्स एंड रियलिटी। कभी वो हकीकत, एक तरफ उसके हकीकत की दुनिया है, एक तरफ वो अपनी ख्याली दुनिया में वो रहती है। माजी ख्याली दुनिया तो इसकी नहीं है, इसका पास्ट है, माजी, ठीक है। तो एक तरफ इसका जो प्रेजेंट वर्ल्ड है और एक तरफ इसका पास्ट है, और इसको बेटर हम ये कहना थे कि शी फ्लक्चुएट्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, से ये ज़्यादा अच्छा होता। When it जी is convenient to her, she simply closes her eyes to the brutal realistic world. तो जब उसका दिल करता है, वो देखती है कि हकीकी दुनिया में जो है वो बड़ी पेनफुल है, उसमें बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं। तो वो जो है कभी ऐसा महसूस करती है, तो बजाय इसके कि वो हिम्मत हार जाए, तो वो आंखें बंद कर लेती है और वो अपने पास्ट में खो जाती है, अपना पास्ट को याद कर लेती है। व्हेन शी वाज इम्पोर्टेंट, जब उसको जो है अहमियत दी जाती थी। एट प्रेजेंट शी इज़ रिजेक्टेड इन मैनी वे, इस वक्त जो है उसकी वो हैसियत, उसका वो रुतबा, वो यानी सेंटर ऑफ अटेंशन उस तरह से नहीं है जितनी जैसे कि वो पास्ट में हुआ करती थी। तो हर पास्ट वर्ल्ड वाज ए हैप्पी वर्ल्ड। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो उसका जो सर, प्रेजेंट, ब्रूटल का क्या मतलब है? किसका बेटा? ब्रू ब्रूटल। ब्रूटल होता है जालमाना, जुल्म से रिलेटेड वो ये वर्ड है, जिसमें जुल्म दिखता हो। तो ये जो दुनिया है, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ये ब्रूटल है, इसको किसी पर रहम नहीं आता, ठीक है। शी जी जी यूजेस वेरियस escapes mechanisms in order to endure her present position in life। अब वो जिस हाल में है, इससे बचने के लिए वो जो हैं
बहुत से तरीके अपनाती है, मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। When life in this एंड्योर का क्या मतलब है? किसका बेटा? एंड्योर, एंड्योर। बर्दाश्त करना, जी। ठीक है, टू एंड्योर हर प्रेजेंट पोजीशन। When life in this ये क्या भाई tenement tenement world becomes unbearable, जब ये उसकी लाइफ जो है इस दुनिया में, तकलीफ दुनिया में जब ये है नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, she recalls the days of her youth when she lived at Blue Mountain, ये कोई जगह का नाम है, जब वो ब्लू माउंटेन में रहा करती थी, and had 17 gentlemen callers, और जो है उसके काफ़ी जो है चाहने वाले थे। इन वन संडे आफ्टरनून, एक दफ़ा संडे आफ्टरनून को ऐसा हुआ कि 17 जेंटलमैन जो थे वो जो हैं शायद उसको प्रपोज करने लगे। इंडीड, बेशक, दिस स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड सो ऑफन, बहुत अक्सर जो है वो ये बात बता चुकी है, दैट इट इज़ नो लॉन्गर एन इल्यूजन एंड इंस्टेड हैज़ बिकम अ रियलिटी। अच्छा जी, ये जो है बहुत दफ़ा ये स्टोरी, अब इसमें जो है ये बात उसने क्लियर नहीं की। Instead, this story has been told so often that it is no longer an illusion. इतनी दफ़ा बता चुकी है कि ये illusion तो ये अब भी है, that is क्योंकि ये एक past का एक हिस्सा है, तो ये reality से इस वक्त तो reality नहीं है, लेकिन तब when it was reality, तब को माजी को ये याद करती है। इसमें जो है ये यहाँ पे कुछ लिखने में गलती कर गया थी। So she likewise indulges in playful जी जी games so as to escape the drudgery of everyday life. तो वो मादी की तरह अब भी जो है, हाँ ये बात है, जिस तरह से वो मादी में बिहेव किया करती थी उसी तरह से फीलिंग हर सेल्फ इम्पॉर्टेंट और सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर द अदर्स, वो जो है अपने वो पैटी टास्क जो हैं उसमें, बच्चों जैसे जो टास्क होते हैं उसमें इंडल्ज कर लेती है। यानी उसी ज़माने में जैसे वो बिहेव किया करती थी अब भी उसी तरह से बिहेव करती हैं, जो कि बहुत इस एज में जाके वैसे तो बहुत ओल्ड होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, बट शी ट्राइज टू बिहेव एज इम्पोर्टेंट एज शी वाज इन द पास्ट। शी टेल्स लॉरा, लॉरा से वो कहती है, यू बी द लेडी दिस टाइम, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, एंड आई विल बी द डार्की। डार्की जो है ये अच्छा, ये सर, बड़े यहाँ अच्छे। से इस वर्ड का बता दें। जी बेटा, She likewise indulged in playful games so as to escape the drudgery। डार्की लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो, नहीं उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, तो उसने यही बात कही होगी कि वो लेडी सर, है। ऊपर वाली लाइन में drudgery का क्या मतलब है? किसका बेटा? स्केप का, ड्रजरी, जी ये वाला, जी जी बोरिंग, ठीक है, जी। नॉट कलरफुल, ठीक है। ओके। यू बी द लेडी दिस टाइम, अब उसकी यानी वो अपनी लारा से कहती है कि अब उसकी बारी है, एंड आई विल बी द डार्की, कि वो डार्की हो जाएगी, यानी शी विल बिकम द पास्ट, पार्ट ऑफ पास्ट, यानी प्रेजेंट जो है वो जो यानी जिसमें क्या कहते हैं कोई लेडी, आप यहाँ पे लेडी का मतलब है इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, रेस्पेक्टेबल लेडी, वेल जैसी वेल विश्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा खास की जाती हो, तो वो जो कहती है कि शी, जी हर लारा जो है, शी इज़ गोइंग टू बी एज इम्पोर्टेंट एज शी वाज इन हर टाइम्स, और वो डार्की का मतलब है मे मोस्ट प्रोबेबली दैट कि अब वो जो है वो पास्ट का हिस्सा बनती जा रही है, यानी अब वो जो है जिस जगह मुकाम पे वो कभी हुआ करती थी उस मुकाम पे अब लारा को होना है, और उसको शायद और एक उसकी मदर के मुकाम पे होना है जो कि नेचुरली सीनियर थी। शी रिफ्यूजेस टू जी एक्नॉलेज दैट, वो उस बात को मानने से इनकार करती है, दैट लारा इज क्रिपल्ड, कि लारा जो है उसकी जगह नहीं ले सकती क्योंकि वो तो क्रिपल्ड है, एंड इंस्टेड, और बजाय इसके रेफर्स टू हर एज हैविंग ओनली ए स्लाइट, वो इस बात को सिर्फ कहती है ये तो मामूली सी बात है, ठीक है, ये तो आम सी बात है, स्लाइटली स्लाइट स्लाइटली, फिजिकल डिफेक्ट। थोड़ा सा मामूली सा, ठीक है, ये जी जो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उसको कहती है ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक्चुअली किसी हद तक ये बात सही भी है, उसको ये जो उसका जो पाँव खराब था उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, इसका कोई हल निकाल लेना चाहिए था।
तो ये वो माइनर जी फिजिकल डिफेक्ट वो कहती है, ये बात भी किसी हद तक है ठीक, ये रियलिटी है, उसको ऐसा ही लेना चाहिए था, उसको बहुत जी। सेंसिटिव नहीं होना सर चाहिए था एक इस मिनट मामले में। होल्ड करेंगे प्लीज। जी बेटे। अच्छा, मुझे आवाज़ आपकी सर जो है। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, मैं आती हूँ 1 मिनट। अच्छा ठीक। जी अब मुझे अभी आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही। मेरी बात ठीक नहीं आ रही? चले मैं पंखा चल रहा बंद करता हूँ, इसके मिनट होल्ड रखिए। जी अभी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई थी। हेलो। जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, उधर नॉइस था ज़रा कुछ कम हुआ है। अच्छा जी, तो ये जो जी है अभी। जी, अब स्टार्ट करें शीर्षक। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है, कुछ बेहतर है? जी सही आ रही है। अच्छा, तो फिजिकल डिफेक्ट जो है उसका जो पाँव खराब था, तो वो कहती है उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये तो मामूली सी बात है। तो दिखने में तो ये हम रीडर यही इफेक्ट लेता है कि ये मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बावजूद अब उसका तो पाँव खराब था, आंख तो खराब नहीं थी, तो उसका चेहरा तो ठीक था, उसके हाथ तो ठीक थे। तो एक फिजिकल छोटा सा डिफेक्ट था, इसको इसी तरह से लेना चाहिए था। तो उसकी ये वाली एडवाइस कि ये है एक डिफेक्ट है, इसको इट कैन बी ओवरलुक्ड, तो ये बात यहाँ तक जो है ये वैल्यूएबल है, उसको अपनी अदर जो ब्यूटीज जी जो थी उनकी तरफ अटेंशन देनी चाहिए थी। तो वो सी जो है अगर एक उसमें कोई डिफेक्ट ऐसा था तो शी शुड नॉट हैव बीन वेरी सीरियस। तो एज ए मदर ये उसकी एडवाइस जो है ये बहुत अच्छी एडवाइस थी। और उसको भी इसमें अपनी जो इस एक कमी थी, इसको बहुत ज़्यादा इसके तरफ सेंसिटिव होकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए था। शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द फैक्ट, वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है दैट जी टॉम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर, कि टॉम जो है उस यानी मजाज के हवाले से उससे बहुत मुख्तलिफ है। एंड दैट ही लाइक हिज फादर, वो अपने बाप की तरह विल समडे लिव इन सर्च ऑफ एडवेंचर्स, यानी किसी मुहिम की तलाश में वो भी किसी दिन उस वो छोड़ जाएगा। ते वो यहाँ वो जो है ये तो नेचुरल है कि उसने भी जो है अपने बाप की तरह ही बिहेव करना था। एक्चुअली हमारे यहाँ इसका तस्वर नहीं है। तो वो जो है यूरोप के जो जिस जी माशरे से ये प्ले जो है बिलोंग करता है, उसमें यही है कि बच्चे जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, वो दूर जाके अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स पर नहीं रहते। एक्चुअली होता यूँ है कि जब टिल जी 15-16 ईयर्स तक जो है वो समझते हैं कि पेरेंट्स से वो लेके खाते हैं, तो उसके बाद जो है वो चाहते हैं कि वो खुद कमाएं और पेरेंट्स पर बर्डन ना बने। तो ये एक रीज़न होती है कि वो जो है अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, उन पर बर्डन नहीं बनते। और वहाँ पे हर बंदा जो है वो इंश्योर्ड होता है, वो पेंशनर होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उनको फीड करती रहती है, उसमें उनको किराए का कोई इशू नहीं होता, उनको जो है खाने-पीने का भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उनको मकबूल पैसे मिलते जाते हैं। उनका सिर्फ़ इशू ये होता है कि उनके पास उनके बच्चे नहीं होते, वो दूर चले जाते हैं और वो तन्हाई में रहते हैं, और ये चीज़ उनको जो है परेशान करती है। और आखिरकार जो हैं वो कभी पार्कों में बैठते हैं, कभी अपनी छत पे बालकनी में बैठ जाते हैं जाके। तो ये उनका इशू है कि उसमें बच्चों को भी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको दवाई कौन नहीं लेके देगा, क्योंकि दवाई जो है वो पेंशनर होते हैं, दवाई तो उनको वैसे ही मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई मसला जी हो तो हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस जो है उनको हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पे वो उनको देखभाल की जाती है। उनकी आखिरी ज़िंदगी में जो ट्रेजेडी ये जी होती है कि वो अकेले रह जाते हैं और उनका कोई मसला, उनको इशू जो है इस तरह के होते हैं। अब यहाँ पे जो टॉम जो है वो उनके लिए काम कर रहा है, वो जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, यानी बेसिक नेसेसिटी के लिए वो काम नहीं करते बहुत अक्सर जो हैं। बेसिक नेसेसिटी जो है खाना पीना रिहाइश तो ऑलमोस्ट हर बंदे को वो जो है वो दस्तयाब होती है। मुझे नहीं आजकल तो है, शायद प्रीवियसली ये हमारी तरह का उनका ये इशू होता होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर जो है वो रिलाई करते होंगे, ठीक है, जिस टाइम पे ये प्ले लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली 20वीं सेंचुरी का ये लिखा हुआ है।
तो उसमें ऐसा ही है कि मोस्टली जो है वो पेरेंट्स जो हैं उनकी लाइफ इंश्योर्ड होती है, उनको खाने पीने के बेसिक नेसेसिटी की कोई मसला नहीं होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं जैसे ट्रैवलिंग पे चले गए, इसके लिए एक्सपेंसेस दरकार होते हैं, ये जगह जो जिसको अफोर्ड कर रहे होते हैं उससे वो बड़ा घर लेना चाह रहे होते हैं, तो ये इसके लिए वो दे वर्क वेरी हार्ड मोर कंफर्टेबल लाइफ के लिए। तो अदरवाइज उनको जो है बेसिक नेसेसिटी की इशू नहीं होता। अब ये टॉम जो हैं इस प्ले से तो ऐसा पता चलता है कि उसकी मदर और उसकी सिस्टर जो हैं दे आर वेरी मच डिपेंडिंग ऑन टॉम, और वो अपनी इसी ख्याली दुनिया में ज़ाहिर है टॉम है उसने अपना घर बनाना है, वो कभी हो सकता है वो अब घर बना ले अपनी फैमिली वाला हो जाए तो वो अपने मदर की तरफ सिस्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दे सके, तो वो जो है ये एक फैक्ट है, लेकिन वो जो है इस फैक्ट को भी मानने को तैयार नहीं। वो यही समझ लिया कि टॉम सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा हैं तो टॉम जो है उनकी केयर करेगा, वो अपने बाप से डिफरेंट बिहेव करेगा वगैरह वगैरह। तो वो यानी वो एडवेंचरस लाइफ यानी उसमें जो जिसमें फैमिली होती है, यहाँ पे वैसे तो मुहिम जी वाली लाइफ है, यानी डिफिकल्ट का सामना करने वाली सर लाइफ। नहीं, उसने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहती है कि सर यहाँ पे इसने डिफरेंट लिखा हुआ है, टॉम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर, दैट ही विल लीव हिज लाइक हिज फादर एंड विल लीव समडे। हाँ तो वो वो तो ये कह रही है, वो तो ये नहीं उसकी कह रही कि मदर उसके साथ उसकी रहेगा और उसकी वहाँ मदर का ये रहेगा। यकीन तो है अपने कि बाप की तरफ छोड़ के टॉम जो किधर है जाए। अपने बाप की तरह नहीं करेगा, वो ये कहते हैं ही इज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर। उसका ये यकीन है कि वो सर यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है कि will somebody leave in search of adventure, बेटी तो ऐसे छोड़ लिखा हुआ है जाएगा लाइक हिज फादर। नहीं देखें शी यहाँ पे रिफ्यूजेस अनलाइक का वर्ड तो यूज नहीं हुआ। बेटा शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द फैक्ट, वो इस फैक्ट को मानने के लिए हाँ तैयार हाँ, नहीं अच्छा है अच्छा। कि टॉम जो है इज वो अपने बाप से डिफरेंट, दैट टॉम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर फादर। Okay. टॉम जी अपने बाप से मुख्तलिफ है, एंड दैट ही और ये कि लाइक हिज फादर विल समडे लीव इन सर्च ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर की तरह यानी किसी एडवेंचर की तलाश में उसको छोड़ देगा। हो सकता है कि भी बात जो है क्लियर लिखनी चाहिए थी। आप किसी हद तक मीनिंग शायद उस तरफ भी हैं कि टॉम जो है अब यानी अपने बाप से डिफरेंट है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसको ये शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट, वो ये कह रही है कि उसको यकीन है कि टॉम उसको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन वो ट्रेजेडी उनकी यही होती है कि टॉम फाइनली छोड़ जाता है। And finally, Amanda lives perpetually in the world of the gentleman colors, और वो जो है इन मुस्तकिल मसलसल परपेचुअली लगातार मसलसल, तो वो जो है वो रहती है उसके जो बिलव्ड हैं जेंटलमैन कॉलर्स हु विल अपीयर एनी डे टू स्वीप लॉरा ऑफ हर फीट। वो सोचती है कि कभी ना कभी कोई ऐसा होगा, कोई जेंटलमैन आएगा और लारा जो है उसके मुकद्दर जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, और उसको मुश्किलात से डिफ़िकल्टी से और सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी से उसको पिक करके तो बेहतर हाल जो है सिचुएशन में ले जाएगा, कोई अच्छा सर सा मिल इसका क्या जाएगा। मतलब स्वीप का? जी बेटा, स्वीप के बाद स्वीप का क्या मतलब है? स्वीप तो होता है यानी ज़मीन जी। जिस अंदाज में झाड़ू देते हैं ना इस तरह से, यानी ऐसा है कोई ऐसा क्विक एक्शन होगा कि लारा जो है अपनी मुश्किलात से बाहर आ जाएगी, और फिर उसके बाद शायद उसको टॉम की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो जो है अमांडा जो है वो एक अच्छा जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो उसके बाद टॉम ने अगर छोड़ के जाना भी है तो चला जाए, ठीक है। वो एक्चुअली इनसाइड वो सारी रियलिटीज़ को जानती है कि लड़के जब बड़े हो जाते हैं उनके जैसे अब हम ऐसा होता है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादियां होनी होती हैं, किसी ने कहाँ चले जाना है, किसी ने कहाँ चले जाना है, तो ये एक फैक्ट है, तो मन उसको पता तो है सारी बातों का, लेकिन वो अपने ख्यालों में रहती है कि नहीं टॉम तो डिफरेंट है, अपने बाप से डिफरेंट है, वो वैसे नहीं करेगा जैसे कि उसके बाप ने किया था, वो नहीं छोड़ेगा, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। बहुत सी मदर्स ऐसे ही बिलीव करती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की ज़्यादा अच्छे तरीके से परवरिश की है, तो ये इट इज़ नॉट मैटर ऑफ वन, ये एक मदर का मसला नहीं है, ये टिपिकल है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर दिया एक सोच को जो कि सारी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में वो रखती हैं। ये जैसे कि एज ए मदर वो सोच रही है कि उसको जो है उसकी बेटी को एक अच्छा जो है सूट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो ये जो है हर मदर की ये ख्वाहिश होती है, और उसके वो इस होप को कभी भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, हर मदर ऐसे ही सोचती है। इसी तरह से हर मदर ये सोचती है कि उसका बेटा जो जी। है
वो उसके मरते दम तक केयर करेगा, उसको ओबीडियंट रहेगा, उसको तो है। ये भी हर मदद जो है इस ख्याल को हमेशा अपने साथ रखती है। और इसी बात पे कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे गलतियाँ करते भी हैं तो वो माफ़ करते, पेरेंट्स जो हैं वो माफ़ करते जाते हैं। तो ये एक नेचुरल है, परपेचुअल थिंकिंग है। ये कोई इसमें हम उसको जो एज़ ए मदर अमांडा जो है हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये उसका फ़ॉल्ट नहीं है, ये उसको ऑलमोस्ट हर मदर की ये डिज़ायर होती है। तो बच्चों के लिए वेल विश समझ लें, ठीक है? अपने लिए प्रोटेक्शन समझ लें, तो हर मदर जो है वो ऐसे ख़्यालात को रखती है अपने ज़हन में। तो हाँ, इसने अमांडा ने कुछ ज़्यादा हाइलाइट कर दिया हुआ है इसको, ये इसमें हमें जैसे ये बिहेव कर रही है तो हमें ये दिख रहा है। बट शी इज़ अनएबल टू लिव फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। वो इस ख़याली दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। और उसके बाद द प्रेशर्स ऑफ एवरीडे लिविंग फोर्सेस हर टू फेस मैनी अनप्लेजेंट फैक्ट्स। ताहम वो जो डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में आती हैं, प्रेशर्स जो आते हैं, वो जो हैं उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो हैं यानी मुश्किल कर देते हैं। फोर्सेस हर टू फेस मैनी, इससे वो बहुत सी अनप्लेजेंट फैक्ट्स हैं उसको सामना करना पड़ता है। चीफ अमंग दीज इज द पोजीशन ऑफ लारा। सबसे बड़ा मसला उसका जो है वो लारा के हवाले से है, ठीक है? अब ये वाला मसला जो है उसका लारा के हवाले से, इवन व्हेन दे आर इंश्योर्ड, जी चाहे उनको बेसिक नेसेसिटीज मिल भी रही हों, तो फिर भी ये मैं बेचैनी जो है उसकी ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी विश को जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसको नहीं कह सकती कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है, मुझे रोटी पानी मेरी लारा का जो होना है हो जाए, ठीक है? वो उसको नहीं छोड़ सकती है। तो एज ए मदर की उसकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। चाहिए जाए कि उसके पास जी जो है इस ऐसे कोई फाइनेंशियल इशू ना भी हो या बेसिक नेसेसिटी का इशू ना भी हो, लेकिन अगर वो ये है ऐड हो गया है तो फिर जो है इसके साथ एक और कंसर्न है, क्योंकि वो जैसे चाहती है जब मसलन उसकी जो है बेटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो, पार्ट ऑफ जो है जैसे क्या कहते हैं रिच सोसाइटी जो है उसका हिस्सा बने, तो वो जो है उसकी विश जो है वो इट विल कंटिन्यू एज शी टेल्स लारा। लारा को वो बताती है, यानी यहाँ से पता चलता है जब लारा को कहती है, आई नो सो वेल, मुझे बहुत अच्छा पता है, व्हाट बिकम्स ऑफ अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन का क्या होता है, ठीक है? हु आरंट प्रिपेयर्ड टू ऑक्यूपाई अ पोजीशन, यानी उनको को अच्छे हालात अगर ना मिलें, वो एक यानी अनमैरिड वुमेन जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हों, तो उसका जो है आखिर में क्या बनता है, तो इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो इवन शी फेल्स टू एक्नॉलेज लॉरा's डिफेक्ट्स, यानी बावजूद इसके कि वो लारा की जो डिफेक्ट हैं उसको मानने से इनकार करती है। शी इज़ रियलिस्ट इनफ, वो हकीकी दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ़ है टू अंडरस्टैंड लॉरा's डिफ़िकल्ट पोजीशन। उसको पता है कि इनसिक्योरिटी लारा के हवाले से बेटियों के माँ का जो कंसर्न है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बेटी के हवाले से एज ए मदर जो उसका कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो उसको समझती है और वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। फर्दरमोर मज़ीद ये कि शी हैज़ सीन द लेटर दैट टॉम रिसीव्ड फ्रॉम द मर्चेंट मैरिन। उसने मर्चेंट मैरिन की तरफ से जो खत भेजा गया टॉम को, वो भी उसने देख लिया है। एंड नोज सर दैट इट मर्चेंट विल मैरिन सून बी कौन है? लिविंग। क्या बेटा? किसी सर दूसरी मर्चेंट मैरिन कौन है? को मर्चेंट मैरिज कोई एक तो या कंपनी हो सकती है जिसकी तरफ से उसको लेटर आया है, तो कोई उसको बेटर जॉब की ऑप्शन जो है वो ऑफर हुई है, तो फॉर दैट ही विल हैव टू गो फार अवे, उसको कहीं दूर चले जाना है। तो उसको उसने खत देख भी लिया है कि टॉम को जो है इनविटेशन कॉल आ गई हुई है, उसको जो है अपॉइंटमेंट का लेटर मिल गया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल गो, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फेसिंग दीज ब्रूटल फैक्ट्स, ये चूँकि ऐसे शदीद मुश्किलात का उसको सामना है, ऐसी तकलीफ दह हकीकतों का उसको सामने है। शी मेक्स टॉम अरेंज टू हैव द जेंटलमैन कॉलर अराइव। फिर भी वो टॉम से ये कहती है कि किसी नौजवान को, किसी अच्छे से शरीफ आदमी को वो इनवाइट करें अपने घर में वगैरह के, अपने लॉरा के हवाले से कि जो जिससे उसकी शादी हो जाए। But Amanda is full of other paradoxes. Paradoxes होते हैं तजाद, उलट बातें, ठीक है? एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ। तो अमांडा जो है ये फुल ऑफ अदर पैराडॉक्सेस, उसमें और बहुत ज़्यादा जी तजाद पाए जाते हैं।
शी वांट्स ओनली द बेस्ट फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन की वो ख्वाहिश करती है। पर देन शी फेल्स टू अंडरस्टैंड, ये बात समझने में नाकाम होती है, दैट what they most want is quite different। बच्चे जो हैं वो उनके तकाज़े कुछ और होते हैं, ठीक है। फ्रॉम what she wants for them, जो उनके लिए वो ख्वाहिश करती है, जो उनके जी लिए अच्छा होता है। बहुत अक्सर पेरेंट्स हैं बच्चों को एडवाइस करते हैं, ये चीज़ अच्छी है बेटा, ये अच्छी है, ये मान लें, ये एक्सेप्ट कर लें। तो बच्चे जो हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो ये हम अक्सर ये एक मिसाल है, सिंपल सी एक एग्जांपल, हम बच्चों से कहते हैं घर के खाने खाया करो, तो वो प्रेफर करते हैं बाहर के खाने जो हैं उनको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये जो हैं इसके अलावा बहुत सी जो हैं और एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे जो हैं आपस में उनके वो इत्तेफाक नहीं हो पाता, वो डिसएग्री कर जाते हैं और आखिर में किसी न किसी एक पार्टी को गिवन अब बात मानना ही पड़ती है। तो ये जो है आगे शी डज गियर हर होल लाइफ, यानी वो मशक्क़त करती है अपनी सारी ज़िंदगी में टुवर्ड देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए। बिकॉज शी डजंट वांट देम टू मेक द सेम मिस्टेक्स, वो नहीं चाहती है कि बच्चे जो हैं वैसी ही मिस्टेक करें जो उसने अपनी लाइफ में की थी। यानी जो उसने सोचा था, जो उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड शैटर हुआ था, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों का भी एक वैसा ही अच्छा इमेजिनरी वर्ल्ड जो है, पीसफुल वर्ल्ड जो है वो शैटर हो जाए, यानी उसके बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। दैट शी मेड एनी एंड येट जी made and yet in devoting herself to them, वो जो प्लान करती है उनकी बेहतरी के लिए, जो प्लान करती है उसके लिए वो कोशिश भी करती है और डिवोट कर देती है, वक़्फ़ कर देती है हर सेल्फ, यानी हर तरीके से वो कोशिश करती है कि उनके लिए जो उसने आइडियल वर्ल्ड सोच रखा है, जो पीसफुल वर्ल्ड सोच रखा है, वो हकीकत बन जाए, उसके लिए वो पूरी डिवोशनल है। और जब उसको वो नहीं होता, वो दिखाई देता, उसमें कोई जो उनके लिए जो पीसफुल वर्ल्ड जो उसके ख़्यालों में है, जब उसमें कोई थोड़ी-सी जो है ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज़ उसके ख़िलाफ़ जा रही है, तो नेचुरली फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो उसी तरह से एजिटेट करती है, प्रोटेस्ट करती है। शी हैज़ मेड हरसेल्फ ओवरबियरिंग एंड नैगिंग, तो वो उसने जो है अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा जो है ओवरबियरिंग यानी होता है वैसे ज़रूरत से ज़्यादा जो है मुश्किलात बर्दाश्त करना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा डिवोशनल हो जाना। नैग जो है आई थिंक दैट रिलेट्स टू कॉम्प्रोमाइज, देखता हूँ इसका मीनिंग नैगिंग का क्या है। GGING नैगिंग, नैगिंग हंसना इस तरह से है, ठीक है जी। तो वो जो है जी मजाक उड़ाना शायद ऐसे ही, नैगिंग का कुछ और मीनिंग होंगे, ये इससे सूट नहीं कर रहे हैं। तो शी हैज़ मेड हर सेल्फ ओवर बियरिंग एंड नैगिंग, हाँ उसने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि जो यानी कि उसको देख के हैरत भी होती है और शायद हंसी भी आती है कि उसको इस जिस तरह से वो बिहेव कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद है अमांडास रिफ्यूजल टू सी, अमांडा जी हैं उसका इस बात को देखना दैट सर हर नेगिंग का मतलब कंप्लेनिंग भी आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग भी आ रहा है, किसका बेटा, इसका परसिस्टेंस भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है। किसका नैगिंग का? सर नेगिंग का मतलब ना जी हम्म, मेरे फोन में आ रहा है, कंप्लेनिंग भी आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग भी आ रहा है, परसिस्टेंट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, वो और ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली हाउसिंग। वो ऐसे है ना, वो उसमें अभी मेरे पास में आपके सामने सर्च किया, वो नैगिंग का मतलब ऐसे, हाँ हो सकता है वो। मैं ये ओवर बियरिंग का मतलब है यहाँ पे, यानी ऐसा शख्स जिसने ज़रूर से ज़्यादा बोझ उठा रखा हो और वो मज़क्का के लिए हम लोग इसे कहते हैं कि ही इज़ तो ओवर यहाँ पे डूइंग। कंप्लेनिंग हो सकता है, शी अच्छा, हैज मेड हरसेल्फ ओवरबीयरिंग एंड कंप्लेनिंग, नैग नहीं, ये ऐसे है कि वो जिस तरह से उसने अपने आप या को पेश, परसिस्टेंट आ सकता है ये क्योंकि वो अनबिकम वरी में रहती है। नहीं अनबिकमिंग है। शी हैज मेड हर सेल्फ अनबिकमिंग, अनबिकमिंग का मतलब होता है यानी जिस जो कि मुनासिब जो जो कि क्या कहते हैं उसको, जो कि मुनासिब ना लगता हो, गैर मुनासिब लगता हो, तो उसने अपने आप को अपने रवैये के हवाले से गैर मुनासिब जो है वो बना दिया हुआ है, ये इसके एक्चुअल मीनिंग है।
अमांडा's refusal, अमांडा का जो है इनकार कर देना टू सी, देखने से दैट हर चिल्ड्रन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हर, कि उसके बच्चे जो हैं उससे मजाज में काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जी और ये काजिज हर मैनी अनकंफर्टेबल मोमेंट्स, ठीक है। जब जब उसको ये एहसास होता है कि उसके बच्चे अपने मिजाज वाले हैं, तो वो जो है उसको और उसकी बात की नफ़ी करने वाले हैं, यानी अपने अंदाज से जो है मामलात को हल करने वाले हैं, तो इस बात से वो और जो है अनकंफर्टेबल होती है, यानी उस दुखी होती है। शी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई लारा कैनॉट डेवलप चार्म एंड गेटी। उसको इस बात से हैरत होती है कि लारा जो है वो अपने आप को क्यों नहीं खूबसूरत क्यों नहीं बनाती, ठीक है। उसमें जो है गेटी शान शौकत उसमें क्यों नहीं आती। बट अमांडा's idea of charm differs vastly from that of Lara's idea. अब यहाँ पे लारा जो है वो चाहती है कि बंदे को जो है शक्ल सूरत से इतना मेकअप नहीं उसका होना चाहिए, चार्मफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेशक हो, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बंदे को स्पिरिचुअली ख्यालात के हवाले से वो ज़्यादा जो है वो चार्मिंग होना चाहिए, ज़्यादा पुरकशिश होना चाहिए, बजाय इसके कि ज़ाहरी शक्ल सूरत से वो बहुत चार्मिंग हो। उसकी मदर का जो है वो अपोजिट आइडिया है, जी वो चाहती है कि बंदा बेशक उसके आइडियाज़ जैसे मर्जी हों, बट ही मस्ट लुक स्मार्ट, उसको जो है चार्मिंग दिलकश दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो हैं जी वो इस बात से इख्तलाफ करते हैं। तो रियल ब्यूटी जो है इसके लारा के मुताबिक वो ये है कि जो ब्यूटी ऑफ इंसान की जो नेचर है, फितरत है, ख्यालात हैं, बिहेवियर जो है, इनकी ब्यूटी मोर इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ लॉन्गर लास्टिंग कंफर्ट, ये ज़्यादा बड़ी देर पा खुशियों का बायस बनती है। और अमांडा जो है उसका अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बंदा बेशक जैसी मर्जी हो, उसको जो है दिलकश दिखना ज़रूर चाहिए। तो ये जो है दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं फॉर द पीस एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो अमांडा जो है कैन एट एनी मोमेंट टर्न ऑन ए वॉली ऑफ चैटर। अमांडा जो है किसी वक्त भी बतूनी बन सकती है। वॉली ऑफ चैटर यानी बतूनी, बहुत ज़्यादा बातें करना, टर्न ऑन। बाय एक्सेप्शन बी एक्सेप्शनली लिवली एंड गे, किसी वक्त भी वो अपनी खुश मजाजी का मुजाहरा करना शुरू कर देती है और सारे दुख गम को एक तरफ रख के, यानी भूल भाल के, वो किसी वक्त भी जो है अपनी खुश मजाजी का मुजाहरा कर सकती है। लारा ऑन दी अदर हैंड, लारा जो है इसके बरक्स लिव्स इन ए क्वाइट, वो ऐसे सडन चेंजेस जो हैं वो अपने ऊपर अडॉप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वो जो है वो उसे सर मुसलसल एक्सेप्शनली का क्या मतलब है? किसका बेटा एक्सेप्शनली, यानी ख़ास जी तौर पर, यानी आम रूटीन से बहुत हट के, स्पेशली जिसे हम कहते हैं। जी अच्छा जी, उसके बाद लिव्स इन ए क्वाइट सेंसिटिव वर्ल्ड, वो जो है बहुत हसास जो है फीलिंग्स वाले वर्ल्ड दुनिया में वो रहती है। एक्चुअली शी इज़ लुकिंग फॉर पीस। यहाँ पे जो है जी दो तरह की जो है हमारे फीलिंग्स होते हैं। एक तो ये होते हैं जैसे कि एक हंसना, कहके लगाना, एक तो ये है कि एक खुशी की एक ये अलामत होता है। एक होता है मुस्कुराहट जो है वो भी इंसान की खुशी का इजहार है। तो रियल फीलिंग्स जो हैं जब वन समबडी गिव्स अ स्माइल, नेचुरल स्माइल्स होती हैं, वो अकेले में भी बंदा जो है वो खुद एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस, ठीक है। अब वो जो है जी लॉरा जो है शी बिलीव्स इन स्माइल्स, वो स्माइल्स में ज़्यादा बिलीव करती हैं कि अल्लाह ताला उसको स्माइल्स दे, यानी उसको जो नेचुरल हैप्पीनेस इस तरह से मिले कि वो जो है उसके होंठों पे मुस्कुराहट फैल जाए, उसको पीस ऑफ लाइफ मिले। तो जो लारा जी हैं शी इज़ विशिंग फॉर दैट। उसकी मदर जो चाहती है कि खुशियाँ रहें, यानी हंसता बसता घर हो, वगैरह से जी हैं कह के लग रहे हों वगैरह वगैरह, वो इस तरह की। लारा बिलीव्स दैट कि इस तरह की जो खुशी है वो आर्टिफिशियल है, वो रियल खुशी नहीं है। तो रियल खुशी यह है कि इंसान पीसफुल हो, जब पीसफुल होगा तो वो हैप्पी भी होगा। तो यहाँ पे उन दोनों की सोच में तज़ाद आ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये किसी एक बात पे एग्री, और दिस इज़ वंस अगेन डिस्कम्फर्ट फॉर अमांडा। अमांडा के लिए ये और तकलीफ दे बात है, और इसके साथ साथ जी अनकंफर्टेबल फॉर लॉरा एज वेल, कि लारा जो है जो बात नहीं सुनना चाहती वो उसको बार बार उसकी मदद जो है वो सुनाई जा रही है, और दोनों ही एक दूसरे को समझने के लिए, हाँ ये जो है ड्रामा ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम इसको कह सकते हैं, कि मदर जो है वो अपनी बेटे की बात नहीं समझ पा रही, बेटा मदर की बात नहीं समझ पा रहा, इसी तरह से
माँ जो है ये मदर और डॉटर के दरमियान में भी है, इसी तरह से ब्रदर और सिस्टर के दरमियान में ही है। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे को सही मैनर में नहीं समझ पा रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनके बिहेवियर की तशरीह कर रहे हैं। वो फ़र्ज़ कर रहे हैं एक दूसरे की ज़रूरत को अपने तौर से इमेजिन कर रहे हैं और उनसे यानी हार्मनी जो है इनमें लैक ऑफ हार्मनी है, तो यकसानियत नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? जी। और जी हाँ जी, उसके बाद आ गया अच्छा bunch Amanda, ये possesses strong attributes उसकी जो है बड़ी अपने जो हैं स्ट्रॉन्ग तो मजबूत होती हैं, एट्रीब्यूट्स उसकी खासियतें उसकी खूबियाँ जो हैं वो हैं, यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट उसके अपने इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। शी डिवोट्स herself to her children, अब वो जो है एक बच्चों की केयर करने वाली माँ है। शी possesses a great determination एंड स्ट्रेंथ, वो पक्के इरादे वाली माँ है, बिल्कुल हिम्मत हारने वाली नहीं है। और लारा जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत जल्दी हिम्मत हारी हारी बैठी है। ठीक है? जी। मदर जो है शी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, अब जो है जैसे भी डिफीट को वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और लॉरा जो है बावजूद के साथ उसके पास जो है वो शी इज़ यंग, शी इज़ एनर्जेटिक और फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसको अपनी मदर के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो सकती है, लेकिन उसकी जो है क्या कहते हैं उसकी हिम्मत हौसला उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बेटी के हिस्से का भी हिम्मत हौसला जो है वो मदर के पास ही है, उसको मिल गया हुआ है। Many women could not have survived under the same situation, बहुत सी खवातीन अगर और होती हिम्मत हार गई होती मर गई होती, लेकिन जो अमांडा है वो इतनी जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। When she thinks a gentleman caller is coming, जब वो सोचती है कि कोई देखने आ रहा है, she sets herself to the task of preparation, तो वो फ़ौरन ही अपने आप को इस काम में लगा देती है, मशक्क़त में लगा देती है कि उसको करना चाहिए। यानी तैयारी करनी चाहिए विद ए डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ, दैट कैन नॉट बी इक्वल्ड इन हर चिल्ड्रन, के जो कि उसके बच्चों में नहीं हो सकती। ठीक है? यानी सर जिस क्या तरह मतलब इसकी शादी के बाद भी कुछ हाँ, जेंटलमैन देखने आ रहे थे? मैं ऐसे ही उन्होंने ऐसे बताया हुआ है। असल में बात ये है कि उनके घर में एक या ये शादी जेंटलमैन से पहले जो आते थे वो है? क्या कह रही हो? सर ये इसको अमांडा को शादी के बाद इसके वो देखने आ रहे होते हैं या फिर शादी से पहले जो आते थे वो जेंटलमैन उनके बारे में? जब उसको पता चलता है कि कोई आ रहा है, उसने अपने बेटे से कहा हुआ था, ठीक है, कि वो किसी को कहे उनके अच्छा, घर में कोई आए कि अपनी बेटी लॉरा अपनी के लिए। बहन के बारे में सोचे। तो मेरे ख्याल में ये उसकी तरफ इशारा है कि जब उसको पता चलता है कोई आ रहा है, तो अब वो डिटर्मिन्ड है कि जो कुछ भी जो खुशियाँ उसने सोच रखी हैं, वो वर्ल्ड जो ख़याली दुनिया जो है वो हकीकत का रूप धार ले। तो वो शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा हो जाए कि उसकी बेटी को कोई जेंटलमैन जो देखने आ रहा है तो वो हाँ कर दे, यानी कामयाब हो, उसकी ये इनकार ना करे। मतलब वो जो उसके ख्यालों में जो अपनी बेटी के लिए जो एक जो दुनिया है, जो सोच है, जो उसने बना रखी है, सब कुछ उसके मुताबिक हो जाए। तो वो शी इज़ डिटरमिन्ड टू प्ले हर पार्ट एज ए मदर, जो उसको करना है, जिस तरह से बात कैसे करनी है, उठना बैठना शुरू कैसे करनी है, उसको ट्रीट कैसे करना है, वेलकम कैसे करना है, ठीक है, बेटी को कैसे करना चाहिए और उसके बेटे टॉम को कैसे करना चाहिए, तो सारा प्लान जो है उसने उसके दिमाग में है। इन द फाइनल एनालिसिस, आखिर में तो ये एक डिफरेंट बात है कि जैसे उसने सोच रखा था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी शायद नहीं होती है क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी एंगेज्ड। तो वो जिसको ले आता है वो पहले से एंगेज है, तो उसको तो लाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा जी, इन द फाइनल एनालिसिस, आखिरकार जो होता है, शी इज सीन एज गिड्डी एंड फ्रिवुलस। गिड्डी होता है चकराई हुई, ठीक है, एंड फ्रिवुलस, ठीक है। है ये भी नेगेटिव मीनिंग में है, ठीक है, परेशान समझ लें। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि लाइफ हैज़ पास्ड हर बाय, कि ज़िंदगी उसके अपना वक़्त जो है, उसका टाइम जो है, अपना वक़्त गुज़र चुका है। मतलब उसकी अपनी इम्पोर्टेंस का वक़्त गुज़र चुका है। जब वो जो सोचती थी वो हो जाता था, अब वो ज़माना नहीं रहा, दैट टाइम वो पास हो गया।
When her husband deserted her, जब उसका शोहर उसको छोड़ गया, she found herself faced with an empty and meaningless life. तो उसकी ज़िंदगी जो है वो उसमें खला बन गया, emptiness आ गई एंड मीनिंगलेस हो गई उसकी लाइफ जो है, मीनिंगलेस हो गई, यानी उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंस कम पड़ गई. She then began to fabricate things. फिर उसने नए तरीके से चीज़ों को बनाना शुरू किया, with which to fill her life, जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से यानी बना सके, भर सके, यानी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके. She devoted herself, ये क्या भाई, टू मच, ज़रूर से ज़्यादा ही उसने अपने आप को काम में लगा दिया, टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरफ, एंड began to live थ्रू हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहने लगी. ठीक है, यानी अपने बच्चों में जिंदा रहने लगी, मतलब यह है कि अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहने लगी, उनको खुश देख के खुश होने लगी. उसका शोर छोड़ गया तो क्या हुआ, उसने उसको एक तरफ डाल दिया. Since she was reliving her own life, reliving नहीं है, वो दोबारा से जिंदा कर रही थी. She was reliving her Revive, own life. जी बेटा. सर यहाँ पे रिवाइविंग भी तो यूज हो सकता है. रिवॉल्विंग नहीं सर, रिवाइव भी तो यूज हो सकता है. REVIVE. नहीं, वो नहीं है, ये रिलाइविंग है, दोबारा जिंदा करना है, ये उस मैन में. शी सर वाज, वो भी तो उसी का, उसका मतलब भी तो वही होता है. रिवाइव का मतलब भी तो दोबारा जिंदा करना हाँ होता है. हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, रिवाइविंग सही है, वो आ सकता है. सर फैब्रिकेट का क्या मतलब है? किसका बेटा, इसका? फैब्रिकेट. फैब्रिकेट होता है बनाना, तमीर करना. ठीक है. ठीक है. Since she was reliving her own life, क्योंकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जिंदा कर रही थी, she failed to understand, वो जो है ये बात समझने में नाकाम हुई. The different personalities, मुख्तलिफ personality को समझने में नाकाम हुई. That her children possessed, यानी अपने बच्चों की शक्ल में उसके बच्चे जो हैं वो different personalities develop कर रहे थे, वो इस बात को नहीं समझ सकी है. And ended जी. up driving Tom away from home. और आखिरकार ये होता है, यहाँ पे तो लिखा है कि टॉम को घर से निकाल दिया गया. ठीक है, और टॉम को जो है उसको घर छोड़ना पड़ा, या वो टॉम घर से चला गया. Thus Amanda is a person, Amanda एक शख्स है, who lives alternately between a world of illusion and a world of reality. वो बारी बारी कभी वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में रहती हैं, कभी वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में रहती हैं. दिस इज वाई अमांडा पिंकफील्ड इज इन ग्लास में इन द ग्लास मैनेगरी फील्ड्स. यही वजह है कि अमांडा जो है, यानी दो कश्तियों का सवार रहती है, वो कभी रियलिटी में कभी इमेजिनेशन में. तो ये जो है ये उसकी नाकामी का बायस था. तो यहाँ पे मेरे माई कमेंट्स तो ये हैं कि वो पास्ट में भी थी. ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है कभी कभी एस्केप के लिए, अपने आप को मेंटेन के लिए. बहुत अक्सर रहता है कि हमें सिचुएशन ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ते हैं जिसमें हमें ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इग्नोर कर दिया जाता है. तो ऐसी सूरत में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें पास्ट के जो गुड इवेंट्स हैं उनको याद करना पड़ता है, और वहाँ से हमें इंस्पायरेशन मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है. नहीं, वी आर नॉट लॉस्ट फॉर एवर, हम हमेशा के लिए हारे हुए नहीं हैं. तो टाइम विल कम, हम फिर जो है वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे. तो ये इफ शी इज लुकिंग इनटू द पास्ट, वो स्किप कर जाती है पास्ट में, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, इट वाज रियली नेसेसरी फॉर हर. उसके लिए बहुत ज़रूरी भी था अपने आप को मेंटेन करना, अगर वैसे ना करती तो शायद मर गई होती. ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, दिस इज नेचुरल. तो ऐसा करना भी पड़ जाता है, कहीं ज़रूरी भी हो जाता है. उसके बाद है गिव एन एस्टिमेट ऑफ मिल्टन. अच्छा, ये तो पोएट्री आ गई थी. एज एपिक राइटर, अब पोएट मिल्टन ने एक लंबी तवील पोएम लिखी है, उसके बारे में आप उसका एस्टिमेट लगाएं with reference to the lines of Paradise Lost including in your course. Paradise Lost के वो हिस्से जो आपके कोर्स में शामिल हैं उनकी तरफ से उनकी तरफ रेफर करते हुए, तो आप जो हैं ये साबित करें कि मिल्टन के जो हैं ही वाज अ ग्रेट एपिक राइटर. ग्रेट एपिक राइटर था, हाँ, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं था. तो ही वाज अ ग्रेट एपिक राइटर, इसको आप तो साबित करें. एपिक राइटर का क्या मतलब होता है? जी बेटा.
एपिक राइटर का क्या मतलब होता है? एपिक होता है शायरी की शक्ल में लंबी पोएम, उसको एपिक कहते हैं। जी ठीक है, तो ये एक लंबी जी। पोएम थी। ये एपिक स्टोरी होती है, इसमें तो एक लंबी स्टोरी होती है जिसको पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है, उसको एपिक कहते हैं। तो अक्सर इसमें जंग का जिक्र होता है, ये बात भी है। तो ये एक एपिक पोएम है जो पैराडाइज लॉस्ट है, और इसका राइटर जो है चूंकि मिल्टन है, तो एपिक राइटर है वो। ठीक है, इसने बहुत, इसको उर्दू में मेरे ख्याल में मसनवी कहते हैं। ये एक लंबी तवील पोएम होती है। The poet states the theme of the great epic। वो great epic का जो थीम किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में वो शुरू में बता देता है। He invokes the heavenly muse। वो जो है आसमान की परियों को दावत देता है, यानी यहाँ पे परियों से मुराद ये है कि खुदा की जो डिवाइन पावर्स हैं उनको वो बुलाता है। एंड द डिवाइन स्पिरिट टू हेल्प हिम, ये हिम होना चाहिए था। वॉक का मतलब इनवाइट होता है? इनवोक, इनवाइट, हाँ पुकारना, वो पुकारता है। ठीक है, दुआ करता है। हेमनली म्यूजिक से, ये म्यूजिक जो है ये पोएट्री के लिए वो ज़्यादा यूज़ करता है, म्यूजिक ऑफ पोएट्री, यानी ऐसी स्पिरिट्स जो कि इंस्पायर करती हैं, जो कि मदद करती हैं। किसी वक्त ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं आमद हो गई, वजद हो गया। आमद ही हम कैसे हैं जी, आमद हो गई तो वो शायद उसने लिखना शुरू कर दिया। तो वो उस वक्त जो है when one is blessed by म्यूजिस, तो हम इसको कहेंगे, उर्दू में कहेंगे कि जी आमद हो गई और उसने वो लिखना शुरू कर दिया। यानी एक खास सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है, मजाज क्रिएट हो जाता है, और फिर आसानी से इंसान जो है वो लिखता चला जाता है। तो अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि उनको जो है कई दफ़ा ऐसा होता है रात को उठ के वो लिखना शुरू कर देते हैं, तो उनको एक आमद होती थी, यानी उनका एक ख़ास माहौल, एक मूड बन जाता था। तो वो यहाँ पे आम ख्याल ये किया जा सकता है कि वो जो है जो हेवनली म्यूजिक जो है, हेवनली म्यूजिक का मतलब यहाँ पे पावर्स ही होगा। हेवनली पावर्स जो होती हैं जब वो जो है व्हेन दे बिकम वेरी काइंड, किसी पर मेहरबान होती हैं, तो फिर वो बंदा जो है कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। तो शायर का काम ही ये होता है कि उसने कुछ लिखना होता है, शायरी लिखनी होती है। तो जब ये हेवनली म्यूजिक उसको फेवर करती हैं तो वो आसानी से लिखना शुरू कर देता है। तो जी म्यूजिक ये जो है जो पोइट है वो हेवनली म्यूजिक से दरख्वास्त करता है कि उसका मूड डेवलप करें, उसकी हेल्प करें, और वो जो है ताकि वो एक कामयाब नज़म जो है वो लिख सकें। As these are the opening lines of the masterpiece, ये जो शाहकार है इसकी ओपनिंग लाइन इस तरह से हैं जैसे कि ऊपर लिखी गई हैं। These excel in beauty as well as expression। तो ये जो है यानी आला मुकाम जो हैं वो पाती हैं, ये एक्सेल होता है आगे निकल जाना। तो ये जो है उसको यानी बर्तरी दे देती हैं पोएट को या उसकी पोएम को इन ब्यूटी एज वेल एज एक्सप्रेशन, और इजहार और खूबसूरती जो है उसको मिल जाती है। फॉर देयर इन्फ्लुएंसी एंड वर्बल फेलिसिटी। फेलिसिटी तो वैसे होता है जो खुशी मनाना, ठीक है, उसको जो है उसकी जो पोएट की जो शायरी है उसको फ्लुएंसी मिल जाती है, उसको फेलिसिटी मिल जाती है, वर्बल फेलिसिटी यानी अल्फाज का जो चुनाव है उसको मिल जाता है। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ताकि वो जो है वेज ऑफ, ताकि खुदा की मेहरबानी जो है इंसान की तरफ जो है उसका जो बयान है उसको जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, जी मेटन इज अ क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन है, एंड ही इज गोइंग टू राइट एन एपिक, और वो एपिक लिखने जा रहा है अबाउट अ रिलीजियस टॉपिक, एक मस्ट बी टॉपिक। हाँ, पहले जो है एपिक्स जो लिखी गई थी वो दुनियावी मामलात से मतलब थी। ठीक है, वो हेमनली नहीं थी, टॉपिक हेमनली नहीं था, रिलीजियस नहीं था। ये जो मिल्टन जी हैं, ये जो इसने जो जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो रिलीजियस नेचर का है। सो बल्कि यूँ कहना चाहिए हेमनली है वो। सो ही कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द 9 गॉडेसेस ऑफ द ग्रीक्स। चूँकि ये एक नया टॉपिक है, इससे पहले जो एपिक्स लिखी गई थी वो दुनियावी मामलात पर लिखी गई थी। तो दुनिया में जो ग्रीक गॉडेसेस थी उन्होंने पोएट्स को इंस्पायर किया, उनकी हेल्प की। अब चूँकि ये रिलीजन से मतलब हेमनली जो है इवेंट से मतलब लिखना चाह रहा है, तो वो हेमनली डिवाइन पावर जो हैं उनकी फेवर वो मांगता है, नोन एज ए 9 म्यूजेस। ठीक है, तो जो गॉडेसेस, जो ग्रीक गॉडेसेस जो देवियाँ थी, यानी ग्रीक्स के जो रिलीजन के मुताबिक जिनको जो है
नाइन म्यूजेस भी कहा जाता है, वो उनकी तरफ इशारा कर रहा है। इंस्टेड ही इन्वोक्स द हेवनली म्यूज, वो आसमान की जो है देवियां जो हैं, मतलब हेवनली पावर्स जो हैं, उनको इन्वोक करता है, क्योंकि क्रिश्चियन जो हैं उनका भी ये ख्याल है कि अल्लाह एक है, उसने सारी दुनिया बनाई है। तो यहाँ तक जो है कि मुसलमान और इस जो हैं क्रिश्चियन जो हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं वो सेम है कि अल्लाह एक है, सारी दुनिया को उसने बनाया है, ठीक है, सिंगल हैंडली बनाया है। आगे डिफरेंस तो ये आ जाता है, क्रिश्चियन से कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, यहाँ से आकर डिफरेंस हो जाता है। तो कुरान पाक में ऐसा लिखा है कि ये गलत है, कि ये इस तरह के जो रिश्ते जो कायम करते हैं वो ठीक नहीं है, अल्लाह के लिए बात जो है ठीक नहीं है। तो ये जो है तो यहाँ पे बाकी जो बेसिक्स जो है उनका भी सेम ही है, मुसलमानों जैसा ही है। ही इंस्टेड सर आप थोड़ा सा इसके बारे में खुद से बता दें कि मतलब कि फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ तक क्या मुझे अभी इतनी को समझ नहीं आई। किस चीज़ की जो है बेटा, नहीं समझ आई? सर इस आंसर की मुझे समझ नहीं आई। नहीं, इसके मुझे एक तो मैं बता रहा था ना कि ग्रीक कैसे कह रहे हैं ग्रीक क्वेश्चन, गॉडेसेस मुझे के समझ बारे में नहीं आ मैं रही। ये बता रहा था कि वो जो हैं वो चूंकि पोएट जो हम हैं वो ग्रीक लिख, के बारे में बता रहे हैं या फिर हम पोएट के बारे में बता रहे हैं, इस आंसर में समझ नहीं आ रही। अच्छा पोएट्स की जो ग्रीक जो में दो तरह के पोएट्स हैं जिन्होंने जो है एक दुनिया के जो मामलात हैं उनके बारे में लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं, और उन्होंने जो है चूंकि दुनिया के मामलात दुनिया से में जो होते रहे वाक़यात होते रहे उनको बयान करना था। तो वो दुनिया पे मौजूद जो गॉडेसेस जो थी, जैसे ग्रीक्स की गॉडेसेस जो हैं वो इसी ज़मीन पे एक पहाड़ है ओलंपिक, उस पर वो रहती हैं, ठीक है। तो वो जो है उनको कॉल करते रहे हैं, उनसे मदद लेते रहे हैं पोइट्स जो है जिन्होंने दुनियावी मामलात को लिखना था। अब ये मिल्टन जो है चूंकि हेवनली मामलात के मतलब हेवनली इवेंट्स के बारे में लिखना चाह रहा था, तो इसलिए इसने हेवनली पावर्स को जो है वो कॉल किया है। दूसरे अल्फाज में बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि ग्रीक्स जो है वो बिलीव करते हैं कि खुदा जो है इसी दुनिया में रहता है, ठीक है, ये इसी पहाड़ पर रहता है और सारे देवता वगैरह इसी दुनिया में रहते हैं, कहीं और नहीं रहते हैं। जबकि हमारा जो है आइडिया जो है क्रिश्चियंस का और जो है आइडिया ये है कि खुदा जो है इस दुनिया पे नहीं रहता, वो पता नहीं कहाँ रहता है, ठीक है कि नहीं, वो दूर कहीं आसमानों में रहता है। तो वो कहता है चूंकि ये इवेंट्स जिनका मतलब वो लिखना चाह रहा है वो हेवनली हैं, वो इस दुनिया के वाक़यात नहीं हैं। जैसे शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की, वो इस दुनिया पे नहीं की, वो पता नहीं कहाँ थी, कौन सा वर्ड था। तो वहाँ पे जो है एडम और ईव जो हैं वो जो हैं वो अल्लाह के किसी बागात में वो काम कर रहे थे, जो है फूल चुनने का वो काम करते थे। तो वो जो है ये जो उनको ये पावर, ये वो जो वर्ड था वो इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है, दैट वाज नॉट ऑन अर्थ। तो वो चूँकि दूर कहीं आसमानों में हमारी हमारी तो इमेजिनेशन में ही है। तो वहाँ पे हमें चूँकि उनकी बुक्स में इसी तरह से लिखा हुआ है, इस वाक़यात का जो है के बारे में बताया गया है। तो वो कहते हैं कि वो चूँकि हेवनली टॉपिक हेवनली है, वो ऐसे इवेंट्स के बारे में लिखना चाह रहा है जो कि हेवनली हैं, तो लिहाज़ा डिवाइन पावर्स जो हैं, जो कि ज़्यादा सुपीरियर हैं आसमानों के ऊपर, वो जो यानी अल्लाह जो है, हम तो उसको आसमान ही कहेंगे, आसमानों पे कहीं रहते हैं। तो वहाँ पे वहाँ से उसको जो है फेवर दरकार है, उसको ज़मीन के गॉड्स और गॉडेसेस जो हैं उनकी फेवर दरकार नहीं है, उनको वो एक साइड पे करके वो हेवनली पावर्स जो हैं उनसे वो मदद मांगता है। ग्रीक्स में भी जो उनका जो सबसे बड़ा जो गॉड है उसका नाम जियस है। तो वो भी आसमानों पे उन्होंने बताया हुआ है, ये इनकी स्टोरीज में भी ऐसे ही है कि वो आसमानों का खुदा है, यानी आसमानों में रहता है, ठीक है। ताहम वो जहाँ उसका जी चाहे वो रह सकता है, जिस जिस शक्ल में उसका जी चाहे वो बन सकता है, कुछ भी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कभी वो बादल बन जाएगा, कभी माउंटेन बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। तो वो जो है जी उनके जो गॉड हैं, जो ग्रीक गॉड है, इनका जो सुप्रीम गॉड है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में यानी ग्रीक रिलीजियस स्टोरीज में ऐसे हैं कि वो वेरी मच लाइक ह्यूमन बींग्स, उसके फीलिंग्स ह्यूमन बींग्स जैसे हैं। लेकिन हमारा जो हेवनली गॉड है, ही इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो वो जो है हेवनली अल्लाह ताला की इनडायरेक्ट यूँ समझ लें कि वो अल्लाह ताला से फेवर मांग रहा है, क्योंकि वो जन्नत दोज़ख के बारे में लिखना चाह रहा है, वो इस दुनिया के वाक़यात नहीं हैं। तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए और ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। जी ठीक है बेटा। जी अच्छा, तो वो हेवनली पावर्स कौन सी हैं? दैट
जो प्रॉफिट के पास आती थी, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, ठीक है, और उनको जो है उनको बोलने में उन्होंने मदद दी। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है, हमारे रिलीजन के मुताबिक वो चूँकि फ़िरौन के महल में उन्होंने परवरिश पाई थी, तो उनकी जो है फ़िरौन की जो बीवी थी, शायद उनका नाम आसिया था। हाँ, मुझे गलती लग रही है, शायद कोई और नाम था या शायद यही था। तो वो उन्होंने जो है फ़िरौन को वो जो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, चूँकि वो महल में रह रहे थे, दोनों ने उनको एडॉप्ट कर लिया हुआ था। वो जो फ़िरौन की जो बीवी थी, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है एडॉप्ट कर लिया था। तो अब वो चूँकि वो महल में रह रहे थे, तो ऐसा हुआ कि एक दिन वो जो है उन्होंने दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम को, फ़िरौन को दिखाया, तो उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली, जैसे मैंने किसी मौलवी से सुना हुआ है। तो वो ये था डिसरिस्पेक्ट। उनको जो है फ़िरौन ने कहा कि नहीं, ये बच्चे ने जानबूझ के किया है। तो उन्होंने जो है उसकी जो वाइफ़ थी, उन्होंने कहा नहीं, ये तो बच्चा है, इनोसेंट है, इसको क्या पता, ठीक है कि नहीं? तो उसने कहा नहीं, इसका जो है वो टेस्ट होगा, हम जो है इसका तजर्बा करेंगे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक तरफ मिठाई रख दी, एक दिन एक तरफ कोयले रख दिए। तो देखते हैं अगर ये मासूम हुआ तो ये चमकने वाली चीज़ की तरफ जो है ये लपकेगा, इसको मिठाई का नहीं पता होगा। ये चालाक हुआ तो ये मिठाई की तरफ लपकेगा और कोयले की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसा हुआ तो वो अंगारे जो थे, जो कोयले दहकते हुए कोयले थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से ये कोयला उठा के ज़ुबान पे रख लिया। तो फिर जल्दी से उसमें जो है उस वजह जी से उनकी जो है बोलने में उनको दुश्वारी होती थी। तो वो जो है फिर हेवनली म्यूज़िक जो थी, जी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो बड़े हो गए तो उनको कहा कि तुम जाओ। जैसे कि हमारे वाक़या में ऐसा है, कोई हमारे जो वाक़यात हैं हम किसी हद तक ये उनकी जो बाइबल है उसमें से भी कुछ रिलेटेड है, सेम ही है। तो जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जो है जन्नत से निकालने वाली भी बात है, जो है हमारे कुरान पाक में भी वैसी है, उनकी बाइबल में भी ऐसी है। शैतान दुश्मन है, ये भी बात वैसे ही है। तो कुछ वाक़यात हैं कि उनमें सिमिलैरिटी है। तो हो सकता है ये उसकी तरफ ये बात हो जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री नहीं पता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो है बोलने में उनको दुश्वारी होती थी। फिर उनको ये कहा गया तुम फ़िरौन के पास जाओ, और तो उन्होंने कहा कि मैं तो बोल नहीं सकता, ठीक है? मेरे भाई को मेरा मददगार बना के भेजिए। तो इनके मुताबिक ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास क्योंकि बोलने में दुश्वारी थी, तो फिर हेवनली पावर ने उनकी फ़ेवर की और वो जो हैं उसके महल में गए और उन्होंने जाके उसको जो है फ़िरौन से बातचीत की। तो हो सकता है ऐसी यहाँ पे पूरा वाक़या इस तरह से शायद ना हो, लेकिन ये है कि हेवनली जो पावर्स थी, जो म्यूज़िक थी, उन्होंने फ़िरौन की हेल्प की और फ़िरौन जो हैं फ़िरौन की कह रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की हेल्प की और उनको बोलने में फिर जो है आसानी हो गई। तो इसी तरह से वो पोएट ये कह रहा है, जिस तरह से वो म्यूज़िक्स जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की हेल्प की थी, वो मेरी हेल्प करें, ताकि मैं जो है मेरे ख़्यालात में तरतीब लग जाए, अच्छे अल्फाज का चुनाव मेरे पास आ जाए, मैं जो कहना चाहता हूँ, जिस तरह कहना चाहता हूँ, उस तरह से कह पाऊँ। ठीक है बेटा? जी इन द कोर्स ऑफ द इन्वोकेशन, अब ये दुआ मांगते हुए, यानी उनको पुकारते हुए, जी ही एड्रेसेस द होली स्पिरिट और द डिवाइन स्पिरिट, यानी वो खुदा से जो है वो मदद मांगता है, अल्लाह से मुखातब होता है, गॉड अलमाइटी हिमसेल्फ, खुद यानी खुदा से वो जो है वो दुआ मांगता है, बिकॉज ही नोज, वो जानता है दैट ओनली गॉड कैन ग्रांट हिम पावर, असल ये खुदा ही जो है उसको पावर दे सकता है, आप जस्टिफाइंग हिज वेज टू मैन, ताकि वो जो है वो जस्टिफाई कर सके, अल्लाह ताला जो है अपने रास्ते इंसान की तरफ, यानी अपनी मेहरबानियाँ इंसान की तरफ जो है उनको जस्टिफाई कर सके वगैरह जो है। इन दैट मैनर, इस मामले में, इस अंदाज में, दिस इन्वोकेशन बिकम्स अ प्रेयर, ये जो दुआ दी है ये जो ये भी दुआ ही है, ये दुआ बन जाती है, नमाज बन जाती है उसकी। यहाँ पे प्रेयर का मतलब दुआ ही है, तो ये पुकारना दुआ बन जाती है। इन अर्नेस्ट, इंतहाई संजीदगी की हालत में, ऑफ ए सिंसियर एंड डिवोटेड हार्ट ऑफ ए क्रिश्चियन, यानी एक क्रिश्चियन जो कि इंतहाई अल्लाह की तरफ जो है वो मोहब्बत रखता है, मुखलस है, और वो जो दुआ करता है, ये उसका इस तरह से पुकारना जो है ये उसकी इस तरह की एक दुआ बन जाती है, यानी एक किस्म का इबादत तो नहीं कह सकते, यानी अल्लाह ताला की तारीफ बन जाती है।
The whole epic has been written in blank verse. ये blank verse में लिखी गई है। इसमें जो है blank verse में होता है कि एक लाइन में 10 जो है syllables होते हैं अल्फाज की हरकत। जैसे बिन है, इसमें एक एक जो है साउंड है, डिफरेंट हैज़ में भी एक साउंड है, एपिक में 2 साउंड है, एपिक। तो इस तरह से जो साउंड्स क्रिएट होती हैं वो 10 हैं, ठीक है, हर लाइन में 10 साउंड्स हैं और इसको डेकासिलेबल्स कहेंगे। और इसकी आखिरी लाइनें हैं, एक लाइन किसी भी दूसरी लाइन से आगे राइमिंग नहीं होती है, यानी वो जो पोइट्री के लिए ये है कि लाइनें राइमिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पे। सर ये ब्लैंक वर्स का मीनिंग बता रहे हैं आप? जी ब्लैंक वर्स का बता रहा हूँ। तो ब्लैंक वर्स में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और मिल्टन ने जो है, शेक्सपियर जो है वो ब्लैंक वर्स का मास्टर था, उसने जो है इसको बहुत कामयाबी से इसको हैंडल किया था। तो ये जो है हम ये देखते हैं कि मिल्टन ने ब्लैंक वर्स को चूज़ किया और ये ख्याल ये किया जाता है कोई लंबी पोएम हो, कोई लंबी कहानी हो, उसके लिए ब्लैंक वर्स जो है वो काफ़ी मौजूद होती है। इसको बोलना, परफॉर्म करना शायद आसान होता है। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा इसका, जो ब्लैंक वर्स और जो है आम प्रोस होती है, प्रोस में ये होती है कि इंसान वो लाइनें राइमिंग नहीं होती, ठीक है। तो ब्लैंक वर्ड्स को मेरे नज़दीक, मैं अपने तौर पे मैं तो इसको पोइट्री नहीं कहता, ना ही मैं समझता हूँ। सिवाय इसके कि इसमें रिदम ये है कि इसमें हर लाइन में 10 सिलेबल्स होती हैं, तो इस तरह से कोई जो है अल्फाज को प्रोनाउंस करने का एक रिदम बन तो जाता है। चूँकि रिदम बनता है इसलिए ये पोइट्री है। तो लेकिन मैंने जो उसको सुना है, ये इसको कई दफ़ा ड्रामों में मैंने इसको सुना है, तो ये पढ़ते वक़्त, बोलते वक़्त उस रिदम को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसलिए दे वेरी मच इट बिकम्स लाइक ए प्रोस, बल्कि हर लाइन के एंड पे स्टॉप करने के बजाय जहाँ दिल करे स्टॉप कर लेते हैं, जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया रोक रोक लिया। तो इस तरह से हम ये एक जो है मेरे नज़दीक कोई अच्छी फॉर्म नहीं है। लेकिन ये जो है ख्याल किया जाता है कि ये जो एक लंबी पोएम होती है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो हो सकता है इतने बंदे गलत नहीं हो सकते। मेरे अपने पर्सनल फीलिंग्स होती हैं वो इसके हक में नहीं हैं। कि मैं जो, अगर मैं ऑनेस्टली कमेंट करूँगा तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है, हाँ, अगर कपलेट फॉर्म में होती तो फिर बड़ा अच्छा था। जैसा कि एक और अलेक्जेंडर पोप है, उसने भी जो है एक लंबी एपिक लिखी है और उसकी सारी पोएम जो हैं, आप इसको कंपेयर कर लें, उसमें भी यही है, लाइन में, हर लाइन में 10 सिलेबल्स हैं और वो हेरोइक फॉर्म में है, यानी हर 2 लाइनें जो हैं वो एक दूसरे से राइमिंग हैं। तो दैट्स अ रियल आर्ट। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो अलेक्जेंडर पोप है उसकी जो है एपिक जो है वो इस पर बर्तरी ले जाती है, उसका जो है रिदमिक इफेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहने पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें वैसे ही सुन के ही पता चल जाता है कि वो पोइट्री है। इसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पोइट्री है, ठीक है। जब तक कि इसको पोएटिक फॉर्म में ना पढ़ा जाए, ठीक है, तब तक इसकी पोएट्री वाली शक्ल जो है वो नहीं बनती है। तो ये मुझे अगर पूछा जाए तो ब्लैंक वर्स जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी कि हेरोइक कपलेट जो होती हैं वो ज़्यादा जो है इससे इफ़ेक्टिव है। तो एनीवे, चूँकि इसके अल्फाज का चुनाव, अल्फाज अरेंजमेंट ना एक चीज़ नहीं होती जो कि हमें मुतासर करती है। जी। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आइडियाज़ हैं, फ़िलॉसफ़ी है, वो नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट। जैसा इसका ये मौज़ू है, जैसे इसके जो ख़यालात हैं, टॉपिक हैं, वो इसकी पोएटिक फॉर्म से काफ़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं। लेकिन आई विश अगर ये पोएटिक फॉर्म में होती तो ये ज़्यादा अच्छी होती। हेरोइक जो है कपलेट की शक्ल में होती तो ज़्यादा अच्छी होती। एनीवे, तो ब्लैंक वर्ड्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें हर लाइन की 10 आवाज़ की हरकत होती हैं, यानी उसमें 10 साउंड्स ये सर होती हैं, समझा गया। 10 साउंड्स होती हैं हर लाइन में और लाइनें आखिर में राइमिंग नहीं होती। कहीं आगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में शायद आ जाए तो हमें पता यहाँ चल जाए। आगे है द सेम फोर्स ऑफ ब्लैंक वर्स इज सीन हियर। अब ये जो है इसकी ब्लैंक वर्स की इफेक्टिवनेस, यानी इसका भरपूर इस्तेमाल जो है हमें इस एपिक में मिलता है। वर्किंग एम्फेथेटिकली एंड easily enough for such a tender and grand subject as the invitation। ये सारी जो है ये रस्मी बात उन्होंने लिखी है कि एम्फेटिकली, यानी बहुत जोर देते हुए किसी बात को, इम्पोर्टेंट बनाते हुए, ठीक है, एंड इजीली इनफ। सर एम्फैटिकली का क्या मतलब है?
एम्फेटिक होता है, एम्फेटिकली होता है किसी बात को इम्पोर्टेंट बनाते हुए, ठीक है, तो किसी चीज को बहुत अहमियत देते हुए, ठीक है, तो अहम करार देते हैं एम्फेटिकली। जी इसके सही मायने हैं जोर देना, किसी बात पर एम्फसाइज करना, किसी बात पर जोर देना। तो एम्फेटिकली यानी जोर देते हुए हम ये कह जी सकते हैं कि जो ब्लैंक वर्ड्स हैं ये भरपूर तरीके से ये easily enough है for such a tender and a grand subject as the invocation। वो जो उसने पुकारा है, अल्लाह की से जो मदद है वो पुकारी, अल्लाह से दुआ जो की है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं ब्लैंक वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसने इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल कन्वेंशनल है, ये जो उसने कमेंट्स दिए हैं, आप भी इस तरह से लिखें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड है। सर, आगे इसका क्या मतलब है? इजीली इनफ फॉर सच अ टेंडर एंड ग्रैंड सब्जेक्ट एज इनविटेशन। अब उसकी जो वो उसने मतलब सारी का ही है, उसने ब्लैंक वर्स जो यहाँ पे जो इस्तेमाल की है इस पोएट्री, ये जो सब्जेक्ट है इसको बयान करने के लिए, तो उससे यानी बिल्कुल इस सब्जेक्ट के एन मुताबिक है। और ये पोएटिक जो फॉर्म जो हैं वो भी इस जो सारे इफ़ेक्ट जो हैं उसको हाईलाइट करती है, और सारी बात जो हैं ईज़िली समझ आ जाती है जैसे कि आनी चाहिए, ठीक है। तो सारे मामला जो हैं वो ईज़ी हैं, और ये जो हाईलाइट किया है, एम्फेसाइज़ किया है, एम्फेटिकली जो है इसको जो प्रेज़ेंट किया है इस सब्जेक्ट को, तो वो नहीं है, सब कुछ उसके साथ मुताबिकत है, सूट करते हैं और उसको ग्रैंड बनाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जी तो मतलब ये है कि उसकी जो पोएटिक फॉर्म है वो उसके जो मौजू जो उसने चुना है उसके एन मुताबिक है, ये बात है। What role do memories play in Ode on Intimation of Immortality by Wordsworth? अब ये बहुत ही फिलोसफिक किस्म की पोएम है, मैंने आपको बताया था वर्ड्सवर्थ से ऐसी तवक्को नहीं थी मुझे कि इस तरह की कोई पोएम लिखेगा। एनीवे, तो इमॉर्टैलिटी को जो है उसने एक जो है ये हुई बच्चे वाली है, बच्चा जो है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, तो उसके बारे में वर्ड्सवर्थ फिलोसोफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्ड। इंटीमेशन का क्या मतलब था? जी बेटा, मतलब भूल रहा है। इंटीमेशन का क्या मतलब था? इंटीमेशन तो वैसे मुतल्लक है, यहाँ पे मालूमात होता है वैसे इंटीमेशन, ठीक है। सॉरी, इंटीमेशन मुझे समझ नहीं आया क्या है। मालूमात होते हैं, इंटीमेशंस मालूमात, यहाँ पे तल्लक है, लिंक है, यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। जी इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी ना खत्म होना, मुसलसल लगातार बरकरार रहना, ये जो है। तो ये जो है उसने ओड ऑन इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ फिलोसफिक एटीट्यूड, उसका जो है फलसफियाना अंदाज जो है, रवैया जो है टुवर्ड्स चाइल्ड, बच्चे की तरफ, चाइल्ड लाइफ, बच्चे की ज़िंदगी के बारे में, इज़ बेस्ट प्रेजेंटेड इन द इमॉर्टैलिटी ओड। ये जो इमॉर्टैलिटी ओड है, यानी ओड तो खिताब को कहते हैं, एड्रेस किया जाता है, तो किसी एक उसने क्या किया है, इमॉर्टैलिटी को एड्रेस किया है, ठीक है, उसके बारे में उसने बात की है। Here he does not present the child as newling in the nurse arms। यहाँ पे बच्चा जो है वो उसको इस तरह से पेश नहीं करता कि जैसे उसको कुछ भी पता ना हो, ठीक है। जो वेरी स्मॉल बेबी हैं, जो न्यू जी बॉर्न जी जी। बेबीज होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है वो बहुत मासूम है, उनको तो कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। जबकि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये कह रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जो जिस वर्ड से वो आया है, हेवनली वर्ड से, उसके बारे में उसको सब कुछ पता होता है उस वक्त जब वो, लेकिन वो बता नहीं सकता है, ठीक है। उसकी मेमोरीज में हर चीज़ जो है हेवनली वर्ड से रिलेटेड, जो हेवंस है, वो सब बातें जो है उसके दिमाग में ताज़ा होती हैं, उसकी मेमोरी वो सारी डिटेल्स के साथ भरी होती है, वर्ड्सवर्थ का ये कहना है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी ये जो है मेमोरीज वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं, वर्ल्डली मेमोरीज, नया रिकॉर्ड उसकी मेमोरी में बनना शुरू हो जाता है, और पहले वाला रिकॉर्ड जो है जो उसकी मेमोरीज में था, हेवनली वर्ल्ड का जो था, वो डिलीट होना शुरू हो जाता है। और बाय द एंड ऑफ जब वो बूढ़ा हो जाता है तो मुकम्मल तौर पर ये जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो मुसलसल जो है वो हेवनली वर्ड से मुतल्लिक डिटेल जो है वो भूलना शुरू कर देता है, और भूलता ही चला जाता है सारी ज़िंदगी, यहाँ तक कि वो दुनियावी मामलात में मसरूफ़ हो जाता है।
तो उसकी वो एग्जांपल ये देता है, एक बच्चा जो है जो कि बैठा होता है, उसको परेशानियां नहीं छूती हैं, उसको वो परेशानियों से नावाकिफ होता है, वो सिर्फ खुशियों को ही एक्सेप्ट करता है, उसके पास खुशियां ही होती हैं। वो अकेला बैठा अपनी दुनिया में बातें कर रहा होता है, खेल रहा होता है अपने खिलौने के साथ, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसको किसी महरूमी का कोई एहसास नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो फिर जो है उसको फिर इर्द गिर्द का माहौल जो है वो मुतासर करना शुरू कर देता है। Here he does not present the child as a new link in the nurse arm, यानी न्यू, ये जो ऐसा बच्चा यहाँ पे शायर की मुराद नहीं है जो कि कुछ नहीं जानता है, न्यू लिंग है यानी नया आया है। He presented idealistic picture of child, वो एक बच्चे की तसव्वुराती जो है हालत को पेश करता है। In the ode, इस खिताब में to the intimation of immortality, इंटीमेशन वाकफियत, हाँ इंटीमेशन यहाँ पे वाकफियत है, ठीक है। इमोर्टलिटी यानी हेवनली वर्ल्ड, आसमानी दुनिया जो है उसके साथ ये वाकफियत है। रिकलेक्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड, और ये जो हैं मेमोरीज जो हैं बच्चे की अपने पोइट मेरे ख्याल में अपने बचपन से उनको रिकलेक्ट करते हुए वो जो हैं फिर ये इस खिताब को जो है वो तरतीब देता है। एज ए चाइल्ड, बतौर बच्चा, द पोएट सा ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ये यहाँ पे ये देखें इसने मिस्टेक की है, सा लिख दिया है, तो जी। चलें। एज ए चाइल्ड, बतौर बच्चा, द पोएट सा ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, शायद अपनी तरफ शायद वो जो है वो बात करते हुए कहता है बच्चों में उसको सब कुछ, उसने सब कुछ देखा ऑफ नेचर, क्लोज्ड इन हेवनली स्प्लेंडर, यानी आसमान, यहाँ पे सीज लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। ये देखें पास्ट प्रेजेंट, ये बहुत बैड एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप भी ऐसा बिल्कुल ना लिखिएगा। एज ए चाइल्ड पोइट, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सीज ऑल ऑब्जेक्ट्स, बतौर बचपन बच्चा शायद सब कुछ देखता है नेचर, क्लोज इन हेवनली स्प्लेंडर, यानी आसमानी शान और शौकत में लिपटा हुआ देखता है। ही मिसेस द ग्लोरी, वो फिर जो है उसकी शान और शौकत जो है वो मिस होता है, याद करना भी है या वो खो देता है, याद, यहाँ पे याद करना ही है। ही मिसेस द ग्लोरी, वो उस शान और शौकत को याद करता है। एंड द ड्रीम लाइक freshness which he saw in nature, यानी ड्रीम लाइक यानी ख्वाब की सी ताजगी जो वो देखता है इन जो कि उसने देखी इन नेचर में, इन इस चाइल्डहुड, बचपन के दिनों में, यानी वो ताजगी जो यहाँ पे हैज सीन ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। ही हैज सीन जो कि उसने देखी हैं इन नेचर, नेचर में, इन हिज चाइल्डहुड, ये हैज सीन और सा दोनों के सिमिलर मीनिंग है, बहुत ही सेम है, तो चूंकि वो कमेंट्स दे रहा है तो उसको इसको प्रेजेंट में ही रखना चाहिए था, इसको हैज सीन कर लेना चाहिए था। एनीवे, इन हिज इन्फेंसी, अपने बचपन में, ही इज सराउंडेड विद द हेवनली रेडियंस, वो जो है यानी आसमानी जो है रेडियंस रोशनी को कहते हैं, यहाँ पे आसमान की जो शान शौकत है, खुशियाँ जो हैं वो जो है वो उनके साथ जो है वो गिरा हुआ था, ठीक है, गिरा हुआ है। इन हिज इन्फेंसी, अपनी जो है यानी यानी इन्फेंट होने की जो हालत में बच्चा जो है, ही सराउंडेड विद हेवनली रेडियंस, वो आसमान की यानी रोशनियों से गिरा हुआ है, यानी खुशियों से लिपटा हुआ है। it transforms the world around him, और इससे उसकी इर्द गिर्द की जो दुनिया होती है उसको डिफरेंट अंदाज से वो दिखती है। बट एज ही एडवांसेस इन ईयर्स, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, यानी दुनिया तो वही होती है जो हमारे इर्द गिर्द होती है, वही दुनिया बच्चे के इर्द गिर्द होती है, लेकिन बच्चा उस दुनिया को और तरह से देखता है और हम उसको जो है और तरह से हम उसको देखते हैं, यानी सर दोनों। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड हिम। ये जो है हेमनली लाइट जो है, आसमान की जो रोशनी है, ज़ाहिर है रोशनी में यही चीज़ें दिखती हैं, तो वो कहता है कि जो रोशनी जो है वो चूँकि उसके वो हेवन से आया है, तो अभी वो हेवनली लाइट्स जो हैं वो उसको सराउंड कर रही हैं,
इस वजह से इर्द गिर्द की चीज़ें बच्चे को जो है उनमें बच्चे को दुनिया जो है उस तरह से नहीं दिखती है जिस तरह से हमें दिखती है। ठीक है, जैसे किसी वाइट सरफेस पे अगर ग्रीन लाइट पड़ती है तो ग्रीन दिखेगी, रेड पड़ेगी तो रेड दिखेगी। तो बेसिकली वो जो सरफेस है वो वाइट है। ठीक है, अब बच्चा जो है वो चूंकि हेवनली रेडियंस अपने साथ लेके आया है, इसलिए ये दुनिया जो है उसको अपनी उस लाइट में डिफरेंट दिखती है, हमारी तरह से नहीं होती। हमारी जो है हम जो रोशनी है वर्ल्डली लाइट जो है उसमें क्या है, उसमें तो हमें बहुत सी परेशानियां दिखती हैं, दुनिया खूबसूरत नहीं दिखती है, बहुत सी चीज़ें हमें जो है हम देखते हैं और खुश नहीं होते हैं। जब बच्चा जो है वो इस दुनिया को देखता है तो वो उसको हेवनली लाइट में देखता है, तो वो समझता है कि ये दुनिया जो है बहुत प्लेजेंट चीज़ है और ये इसमें कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। बट एज ही एडवांसेस इन ईयर्स, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, द डार्कनेस ऑफ द अर्थ, दुनिया की जो तारीकी जो है, विच इज़ ए प्रिजन हाउस फॉर द सोल, जो कि एक सोल के लिए एक कैद खाना है। ठीक है, बिगेंस टू सराउंड हिम, उसको जो है घेर लेती है। यानी इसका जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो जो है वो रोशनी हेवनली लाइट जो कि उसके लिए खुशियों का और बायस होती है, वो रोशनी कम होना शुरू हो जाती है और डार्कनेस जो है उसको घेरना शुरू कर देती है, जैसे किसी शख्स को कैद खाने में डाल दिया जाए और वो रोशनी से महरूम हो जाता है। तो इस तरह से बच्चा जो है वो और उसकी सोल जो है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको दुनिया की परेशानियाँ, दुनिया का अंधेरा ये जो है उसको दिखना शुरू हो जाता है और वो फिर जो है माज़ी की जो वो जो बचपन में वो जो देखता है हर चीज़ उसको जो है अच्छी दिखती है, तो वो जो है फिर वो फीलिंग्स जो है वो एहसास ख़त्म हो जाते हैं। बिगेंस टू सराउंड हिम, तो उसको ये एहसास होता है कि डार्कनेस जो है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो डार्कनेस उसको घेरना शुरू कर देती है, टिल एट लास्ट, यहाँ तक कि आखिर में द लाइट कम्प्लीटली डिसअपियर्स इन हिज मैनहुड डेज, जब वो बड़ा हो जाता है, फुल ग्रोन अप हो जाता है, तो उसको आसमान का कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, कि वो मुकम्मल तौर इस दुनिया के मामलात में वो जो है में मशगूल हो जाता है। The small child of 6 years, 6 साल का एक छोटा बच्चा, is lured away, वो जो है बहकाया जाता है, यानी उसको जो है उसकी तवज्जो को उचक लिया जाता है, उसकी तवज्जो चली जाती है, from thought to his divine origin, वो जो कुछ सोच रहा होता है वहाँ से अचानक उसकी तवज्जो जो है वो हेवनली डिवाइन जो है ओरिजिन, यहाँ पे तो असल चीज़ होना जो है उसको कहते हैं, यानी डिवाइन वर्ल्ड की तरफ उसकी तवज्जो चली जाती है बाय द लव ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन की मोहब्बत की वजह से। ही प्लेज विद टॉयज, अपने खिलौनों से खेलता है तो इसका एंड मतलब तो ये हुआ कि वो उसकी अटेंशन खत्म हो जाती है डिवाइन वर्ल्ड में से अपने पेरेंट्स की लव की वजह से। हाँ, उसके पेरेंट्स ही हैं उसको वो जो है बच्चा अपने यानी हेवनली वर्ल्ड के प्लेजर्स में खोया हुआ है, तो फिर उसके पेरेंट्स यहाँ आके उसको अपना प्यार करते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके वो ख्यालात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो अनप्लेजेंट फील लेकिन करता है। 6 ईयर का जो बच्चा है, 6 साल का, वो तो बड़ा हो गया ना। हाँ, वो इतना बड़ा वो तो नहीं हुआ। न्यूबॉर्न बेबी हाँ, जो हेवन वर्ल्ड में अभी होता है। अभी वो 6 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है, मुकम्मल तौर पे उसको दुनिया के जो मामलात हैं वो उनके बारे में नहीं पता है। वो तो अपने मतलब अभी खिलौनों, भी हेवनली वर्ल्ड में है। दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की जो चीज़ें हैं जो लोगों को खुश करती हैं, उनको उनकी कोई परवाह नहीं है, तो अभी अपनी दुनिया में मैं वो बता रही है। हूँ कि अभी भी हेवनली वर्ल्ड में है। क्या बेटा? ये अभी भी हेवनली वर्ल्ड में है। नहीं है, है तो इस वर्ल्ड में, यानी अपने खिलौनों के साथ खेलता हुआ उसके जो फीलिंग्स जो है वो हेवनली वर्ल्ड से लिंक अप हो जाते हैं, तो वो वहां से जो है जो जी। हेवनली वर्ल्ड, यानी उसको ये भी नहीं पता होता वो किस चीज के साथ खेल रहा है, उसके हाथों में क्या खिलौने हैं, यानी खुशियां जो है उसको घेरे हुए होती हैं। ठीक है, वो इंतहाई मुतमिन होता है, जी। इंतहाई खुश होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे में पेरेंट्स हैं उसको वादे देते हैं, उसको पुकारते हैं तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चों को हम आवाज़ देते हैं तो वो सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सारी वो अपनी खुशियों में यानी बिजी है, तो वो अगर पेरेंट्स हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं,
अपने प्यार की वजह से उसको देखते हैं, बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, तो पेरेंट्स के दिल में उसके लिए प्यार जागता है, तो वो उसको जो है पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता है, तो वो जो है ये उसकी तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स हैं जी एक्चुअली वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ से उसको यानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो इनोसेंटली, उनको नहीं पता होता बच्चा किस दुनिया में वो जो है मशगूल है, तो वो उसको पुकारते हैं, तो बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो हैप्पी फील नहीं करता है। ही प्लेज विद द हिज टॉयज, वो अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, एंड अरेंजेस देम अकॉर्डिंग टू सम डिज़ाइन, और अपने ही उसके दिमाग में जो सोचे हैं उसके मुताबिक उनको डिज़ाइन करता है, ऑफ हिज ओन, अपने ही तरीके से, एंड विद स्किल, और अपनी महारत के साथ, दैट ही वाज न्यूली एक्वायर्ड, दैट ही हैज़, यहाँ पे हैज़ है वाज लिखा हुआ है, दैट ही हैज़ न्यूली रिक्वायर्ड एक्वायर्ड, अभी अभी नई महारतें जो उसने सीखी हैं उन, क्योंकि वो जब दुनिया में बच्चा जो है आता है, परवरिश पाता है, तो वो बहुत बहुत इमिटेशन करता है, ठीक है, वो बहुत से मामलात में जो है लोगों से वो सीखता है, तो वो जो है अपने खिलौने जो हैं वो अपने जो है जो जैसे जैसे उसने दुनिया से सीखा है, इनको खूबसूरत करके रखना है, तरतीब लगानी है, अपने तरीके से उनको ब्यूटीफुली जो है उनको अरेंज करने की कोशिश, तरतीब लगाने की कोशिश कर रहा है। द चाइल्ड इज अनअवेयर, बच्चा जो है इस बात कोई उसको कोई खबर नहीं है, ऑफ द रेस्टलेसनेस ऑफ हिज सोल, उसकी रूह की बेचैनी की उसको ज़्यादा खबर नहीं है, होश नहीं है। ही इज़ द बेस्ट फिलोसफर, वो बेहतरीन फिलोसफर है, यानी वो दूर की सोचने वाला है। फिलोसफर जी ऐसा शख्स होता है जो कि दूर की सोचने वाला होता है, उसकी कही हुई बात होती तो सच है, लेकिन जो बज़ाहिर वो सच मालूम नहीं होती है। तो ही इज़ द बेस्ट फिलोसफर, दी आई अमंग द ब्लाइंड, वो ऐसे है जैसे अंधों में कोई देखने वाला होता है, ठीक है, यानी जी उसके जो है वो रहनुमा होता है, दूसरों को जो है गाइड करने वाला होता है असल में। तो ही इज़ द बेस्ट फिलोसफर, यानी हकायक जो हैं उस बच्चे को पता होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें बता नहीं पाता है, समझ यानी हमें समझा नहीं सकता अपनी खुशियों के बारे में। द सेंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, एहसास जो है इमॉर्टेलिटी का, डोमिनेट्स द चाइल्ड, वो बच्चे पर हावी होता है, एज ए मास्टर कंट्रोल्स स्लेव्स, इस तरह से जैसे कोई आका अपने गुलामों को कंट्रोल करता है। एट द एंड, आखिरकार, ही ऑफर्स हिज थैंक्स टू चाइल्डहुड, पोइट जो है अपने बचपन को शुक्रिया अदा करता है, नॉट बिकॉज द चाइल्ड ए इज ऑलवेज, ये आगे क्या लिखा है बेटा? always happy carefree and hopeful हाँ, हैप्पी एंड केयर फ्री एंड होपफुल, ये पोएट जो है वो इसलिए जो है शुक्रगुजार नहीं है, इज नॉट बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी केयर फ्री एंड होपफुल, इसलिए वो शुक्रगुजार नहीं है कि वो जो है उसने वो आज़ाद होता है, खुश होता है और पुरुमीद होता है, ठीक है। ही ऑफर्स हिज थैंक्स, वो अपनी वो इसलिए शुक्रगुजारी करता है कि उसको जो है इमॉर्टलिटी ने ऑब्लाइज किया है, उसको मेहरबानी की है और उसको खुशियाँ और सुकून अता किया है, इसलिए वो जो है इसका शुक्रगुजार है, इसलिए नहीं कि वो सर इसका तो मतलब एज अ मास्टर कंट्रोल स्लेव एट द एंड। जी बेटा। सर इसका क्या मतलब है एज अ मास्टर कंट्रोल स्लेव एट द एंड। वो जो है द सेंस ऑफ इमॉर्टलिटी डोमिनेट्स हिम, जो इमॉर्टलिटी है बच्चे के जो ख्यालात हैं उनको वो कंट्रोल कर रही है, उनको जो है उन पर डोमिनेट कर रही है, हावी हो गई है, जिस तरह से एक आका जो है अपने गुलामों पर हावी हो जाता है, ठीक है। आका जो है वो उसके सामने गुलाम जो हैं वो मजबूर होते हैं जैसे वो चाहते हैं, तो वो जो उसके हेवनली इमॉर्टलिटी जो है, हेवनली थॉट्स जो हैं, उन्होंने बच्चे के वर्ल्डली थॉट्स जो हैं उनको दबा लिया हुआ है, उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, उनको डोमिनेट कर लिया हुआ है, इस तरह से जैसे कोई आका अपने गुलामों को डोमिनेट करता है, उनको दबा जी जी लेता है, उन पर हावी हो जाता है, ठीक है। जी अच्छा जी, उसके बाद ये है सर इसको हाँ, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, ये लास्ट पेज है।
अच्छा बेटा, दिस थीम ऑफ द पोएम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो इंतहाई खूबसूरत जो है ये इसका ये मौजू है, ये इसी के साथ कंटिन्यूशन है या कोई और है अभी? मुझे तो लगता है गड़बड़, हाँ ठीक है यही है। अच्छा जी, दिस थीम ऑफ द पोएम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये थीम जो है इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है, एंड एट द हाइट ऑफ इमेजिनेटिव विजन, और ये इंतहाई जो है शायर का जो है ख्याली तसव्वुर जो है उसकी हाइट पर है, यानी उसकी इंतहा पर है। वी गेट ए डबल विजन ऑफ चाइल्डहुड। हम बच्चे के जो है दोहरे ख्यालात से जो है उसका हमें बड़े पता चलता है, that we see being busily lived through by children, and ये क्या गया, which we ourselves lived through, and the childhood which we carry within us live in। अजीब सा एक्सप्रेशन है ये, बिल्कुल भी अच्छी इंग्लिश नहीं है भाई। कोई है जिसमें मीनिंग, ऐसी इंग्लिश ना लिखना। एक तो ये देखें इसमें फुल स्टॉप कहीं नहीं आ रहा, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, 4 लाइनों के बाद फुल स्टॉप आया, ये इसमें डिफेक्ट है। आप ऐसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं ले, और ख़ास तौर पे कंक्लूडिंग लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी। अच्छा, ये जो है अब इसमें वो ये कह रहा है यहाँ पे जो बच्चा जो है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, मोर ब्लेस्ड है, डबल ब्लेस्ड है, ठीक है। इसलिए कि उस जो है वो हेवनली जो जॉयज़ हैं उसका भी उसको एक्सपीरियंस होता है, और दुनिया के जो जॉयज़ हैं इनका भी उसको एक्सपीरियंस होता है। तो इन दिस वे वो जो है वो डबल ब्लेस्ड है, क्योंकि वो रह रहा है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और हम जो हैं इंसान जो हैं वो सिर्फ इस दुनिया में लिंक अप होकर रह गए हैं, हमारा उस जो हेवनली वर्ल्ड जो है उससे हमारा जो है तल्लक टूट गया हुआ है। तो इसलिए वी आर लिविंग इन मिजरीज एज वेल। ये सारी लाइनों का जो है मुख्तसर मतलब इसका यही है, ठीक है। जी। आगे है क्वेश्चन 8, नंबर 8 है, व्हाट रिचेस एंड व्हाट ब्लेसिंग्स डज फैंसी बेस्टो अपॉन अस। फैंसी जो है हमारे लिए क्या खुशियां लेके आती है, ठीक है। अच्छा, जी। ये ओ टू द फैंसी बाय किड्स, इसमें किड्स ने कहा था हमें जो है फैंसी को आज़ाद करना चाहिए, ये घूम फिर जाए, इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, ये हमारे लिए खुशियाँ दी है, यानी विंटर में हमें बाहर की खुशियाँ दे सकते हैं, इस तरह से। In this जी। poem, Keats describes the pleasures which one can enjoy by means of exercise of one's fancy और imagination। इंसान अपने ख्यालों को अमल में लाते हुए, उनसे काम लेते हुए इंसान जो है बहुत सी खुशियाँ जो हैं वो हासिल कर सकता है। It is regarded as one of the most beautiful poem of Keats। Keats की इंतहाई अच्छी पोइम्स में से एक है। It certainly possesses an outdoor refreshing quality। इसमें बैरून दुनिया की जो यानी घर से बाहर जो होती है फ्रेशनेस जो होती है उसको अहमियत दी गई है, उसको वादे करके दिखाया गया है। And the central idea that reality, जो मरकजी ख्याल वो ये है कि हकीकत however beautiful it may be, वो चाहे जितने मर्जी की ये खूबसूरत क्यों ना हो, can never satisfy us fully, कभी भी हमें बिल्कुल मुतमईन नहीं कर सकती हम। And that true satisfaction, और ये कि सच्ची खुशी जो है, इत्मीनान जो है, कैन बी फाउंड ओनली इन द प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन। वो उस वक्त हमें हासिल होता है जब हम ख्याली दुनिया में परवाज़ करते हैं। इज़ परफेक्टली कन्विंसिंग, वो मुकम्मल तौर पर, यानी हमारा जो है ख्याली दुनिया में रहना, हम यानी अपने ख्यालों पे परवाज़ करना, दूर दूर जगहों की सैर करना, उससे हमें जो खुशियाँ मिल सकती हैं वो हकीकी दुनिया हमें बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। ये इसका मरकज़ी ख्याल है। ओनली द जी। प्लेजर्स ऑफ फैंसी आर एवर फ्रेश, ठीक है। हमारी ख्याली दुनिया में हर चीज़ ही खूबसूरत होती है, ठीक है। हर वो अच्छी चीज़ जो अच्छी जी। चीज़ नहीं होती हम उसको ख्यालों में जगह ही नहीं देते। तो हमारी जो फैंसी है, इमेजिनेशन जो है वो हमेशा जो है बेहतरीन जो हमारे लिए लेके आती है, एवर फ्रेश, हमेशा जो हमारी खुशियाँ ताज़ा रहती हैं, एंड एवर लास्टिंग, और हमेशा बरकरार रहती हैं। प्लेयर्स ऑफ रियलिटी आर लॉस्ट, हकीकी दुनिया की खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं एज सुन एज दे आर एंजॉयड, यानी जब हम किसी जी। मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उसकी अहमियत नहीं कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
और जब हम अपनी खुशियों की इंतहा को पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद खुशियों को जवाल आना शुरू हो जाता है हकीकी दुनिया में। लेकिन जो हमारी ख्याली दुनिया है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें चीज़ें हमेशा जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत रहती हैं, इंतहाई आइडियल रहती हैं। इसकी आगे उसने कुछ मिसालें दी हैं। द ब्यूटी ऑफ इवन द लवलीस्ट वुमन बिकम्स स्टेल। ये एक जो वुमन है उसकी जो ब्यूटी है आखिरकार उसको भी जवाल आ जाता है। ए वी सी हर एवरीडे, यानी उसके लिए हमारी चाहत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है अगर हम उसी वुमन को एवरीडे हर रोज देखें। यानी खूबसूरत तरीन जो खतून है उसके पास भी अगर रहने का मौका मिले तो उसकी वो अट्रैक्शन, उसकी दिलकशी, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। हर चीक्स, हर लिप्स, हर आईज एंड हर वॉइस, उसकी जो है उसके रुखसार, उसके होंठ, उसकी आंखें और उसकी आवाज़, लोस ऑल देयर अपील, सबकी दिलकशी कम पड़ जाती है। एंड चार्म, चार्म दिलकशी है, अपील भी दिलकशी है, उसका अच्छा लगना है। एज ए रिजल्ट ऑफ टू मच फेमिलियरिटी, क्योंकि हमें करीब से देखने का मौका मिल जाता है, उसके करीब रहने का मौका मिल जाता है, इस वजह से हम उन खुशियों को ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। हम उनके यानी उनको कम महसूस करना शुरू कर देते हैं, उनकी शिद्दत में कमी आती जाती है। बट बिलव्ड, लेकिन एक सर इसका क्या खतून। मतलब हुआ? क्या बेटा? एज अ रिजल्ट ऑफ टू मच। फेमिलियरिटी। सर यहाँ से समझाती हूँ जी, हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ? फेमिलियरिटी होता है वाकफियत, ठीक है। यानी वो कहते हैं ना, जी familiar होना। दूर के डोल सुहाने, ठीक है। अगर दूर से एक डोल बजता हुआ उसको सुनते हैं तो वो हमें कानों को प्लेजेंट लगते हैं। अगर हम करीब चले जाएंगे तो आवाज़ इतना ज़्यादा होगी कान फटने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि जब तक कोई ब्यूटी है, कोई इंतहाई खूबसूरत कोई खतून है, अगर उसके पास किसी को नहीं रहने का मौका मिलता है तो वो जो है एक प्लेजेंटनेस जो है वो बरकरार रहती है। लेकिन अगर करीब रहने का मौका मिलता है तो फिर जो है उसकी दिलकशी में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये है टू मच फेमिलियर है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा फेमिलियर हो जाना, इससे उसकी चीज़ की अहमियत कम हो जाती है। लेकिन ए बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब यहाँ पे एक वुमन है हु हैज बीन क्रिएटेड बाय फैंसी विल रिटेन हर ब्यूटी। लेकिन जो हमारे ख्वाबों की मलका है वो हमेशा ही खूबसूरत रहती है। एंड चार्म ऑलवेज, और हमेशा जो है हम पर जो है वो जादू किए रखती है। यानी उसकी खूबसूरती का सहर तलिस्म कभी ख़त्म नहीं होता है। यानी जो जी ख्यालों जी। में जो ब्यूटी होती है वो हमेशा फ्रेश रहती है, ताज़ा रहती है, उसको कभी कोई ज़वाल नहीं आता है। हम कभी भी यानी उसकी दिलकशी में कमी महसूस नहीं करते हैं। सो इट इज़ बेटर टू हैव एन इमेजिनरी स्वीट हार्ट, तो बेहतर है हमें ख्यालों की में एक मलका रखें, ठीक है, जो कि हमें जो है हमें जो है खुशी का एहसास देती रहेगी। देन टू हैव अ रियल वुमन, यानी हमें रियल वुमन की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमें ख्यालों की जो मलका है, जो जो वुमन है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा फ्रेश रहने वाली है। एज वंस अ स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट भी आप वैसी हैं, यानी फ्रेंड वगैरह के तौर पर। दिस इमेजिनरी स्वीट हार्ट विल हैव eyes as beautiful and sweet as ये क्या है जी, प्रोसरपाइन हेड। ये कोई वुमन है, कोई देवी है, जितनी उसकी खूबसूरत आंखें थीं उसी तरह की इस इमेजिनरी स्वीट हार्ट की आंखें खूबसूरत रहेंगी, खूबसूरत होंगी, खूबसूरत रहेंगी। बिफोर शी वॉज कैरिड ऑफ बाय प्लूटो, यानी एक ये प्रोसरपाइन जो थी, एक वुमन थी, इसको प्लूटो जो है उठा के ले गया था, द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, यानी ज़मीन से नीचे की जो दुनिया है उनका देवता, उसको उठा के ले गया था, उसकी आंखों से बहुत मुतासर हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि इमेजिनरी जो स्वीट हार्ट है उसकी आंखें जो हैं वो हमेशा ही खूबसूरत रहेंगी। दिस इमेजिनरी स्वीट हार्ट विल हैव ए वेस्ट एज ब्यूटिफुल एज दैट ऑफ हीबी। हीबी भी एक देवी है, उसकी कमर बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्मार्ट थी, तो हमारी जो इमेजिनरी वर्ल्ड की स्वीट हार्ट है उसकी कमर भी बहुत है दिलकश होगी। द गॉडेस ऑफ यूथ, हीबी कौन है? ये गॉडेस ऑफ यूथ है।
एंड द कप बियरर ऑफ द गॉड्स, हाँ वो खुदाओं को जो है वो जाम पिलाया करती थी, शराब पिलाया करती थी, यही भी जो है ठीक है। और ये रिप्रेजेंट जी करती है यूथ को। और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसका फिगर जो था बहुत स्मार्ट था। तो वो जो है जो हमारी जो स्वीट हार्ट, जो हमारी इमेजिनरी स्वीट हार्ट है, वो जो है उसकी ब्यूटी इस हिबिस की तरह परमानेंट होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा होगी। वन मस्ट जी ऑब्जर्व द ब्यूटीफुल थिंग्स, इंसान को चाहिए कि खूबसूरत चीज़ों का मुशाहिदा करे इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड देन वन मस्ट यूज वंस इमेजिनेशन, और फिर इंसान को अपनी इमेजिनेशन को काम में लाना चाहिए, टू रिकॉल दोज थिंग्स, उन चीज़ों को याद करने में। एंड टू क्रिएट न्यू थिंग, नई चीज़ें जो हैं अपने ख्यालात में बनाने के लिए। एंड दस टू एंजॉय देयर चार्म, और उनकी दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। शायर ये कहता है कि दुनिया की खूबसूरत चीज़ों को देखना चाहिए और उनमें अपने ख्यालों से ज़्यादा जो है खूबसूरती को ऐड करना चाहिए, और इस तरह से फिर जो वो जो ब्यूटीफुल जो फिगर्स बनेंगे वो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय होंगे, वो मुसलसल खुशी का बायस होंगे। एवर लेट द फैंसी रोम, कभी आपने ऐसा किया है, अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद किया हो? प्लेजर नेवर इज़ एट होम, हमें आज़ाद करना चाहिए अपनी इमेजिनेशन को, क्योंकि हकीकी दुनिया में या हमें जो है कभी भी इतनी खुशियाँ हासिल नहीं होती हैं। प्लेजर नेवर इज़ एट होम, ये कहता है यहाँ पे दो तरह की बात है कि इंसान जो है सर्दियों में बाहर तो कैसे नहीं, बाहर तो नहीं उसने निकलना है, उसने तो घर में ही रहना है। तो वो कहते हैं घर में बेशक बैठे रहें, लेकिन अपनी फैंसी जो है इसको आज़ाद करें, यानी दूर दूर की जो ख्यालात हैं, चीज़ें जो हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। जी ये ख़त्म हो गई मेरे ख्याल में बेटा। जी सर, अब मैं नया पास पेपर आपको सेंड कर दूंगी कल, फिर वो हाँ स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे सेंड कर देना, मैं फिर जो है उनको कल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जी सही है सर। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके थैंक यू सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।